तो टॉपर्स जीके बैच में आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर से देखिए हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, चाहे मतलब एक तरीके से वो केवल एक किताब नहीं लिखे हुए हैं, वो 5-10 किताब लिखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और एग्जाम में बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई पीवाईक्यू की बुक लगाएंगे या कोई भी एग्जाम देंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेक्चर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे वो आप एमटीएस का एग्जाम तो आज खत्म ही शायद हो गया, उसके बाद जीडी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वो भी शुरू होगा, फिर सीजीएल एनटीपीसी कोई भी एग्जाम होगा, सब में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 बनते हैं फिर भी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो भी बुक आएगा उसमें कुछ न कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊँगा, और अगर कुछ उसमें से आपको जैसे कोई ट्रिक बन रही है, नॉर्मली देखिए क्या होता है ना कि स्टैटिक में याद करना, जैसे बुक है, बुक के ऑथर हैं, तो ये थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। लेकिन मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ, कुछ इसमें ऐड करने लायक है, किसी तरीके से याद हो सकता है, तो वो भी बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लगभग इसमें 200 या 250 बुक हैं और जो बार-बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देख रहे हैं अरुंधति राय की बुक को। तो अरुंधति राय की कुछ पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार भी मिला है। ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है। इनका ये पहला उपन्यास था। कभी पूछा जाए कि अरुंधति राय का पहला उपन्यास कौन था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स था, 1997 में लिखा गया। उसके बाद इनकी एक पुस्तक आती है 2017 में, यानी उससे 20 साल बाद आती है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये 20 साल बाद दूसरा उपन्यास है उसके बाद। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी बहुत सारी बुक लिखी गई, लेकिन ये उपन्यास जस्ट 97 से 20 जोड़ेंगे तो 2017 में एक उपन्यास है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बुकर के लिए लॉन्ग लिस्टेड था। तो कभी कभी देखिए बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 में बुकर पुरस्कार मिला। अरुंधति राय का ये पहला उपन्यास है। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में आया, ये इसको भी बुकर के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया था। मदर मैरी कम्स टू मी, ये 2025 में एकदम लेटेस्ट बुक इन्होंने लिखा है। देखिए जो ऑथर होते हैं ना, जैसे बहुत सारी उनकी किताबें आती रहती हैं, और जो जैसे किसी कोई व्यक्ति फेमस हो गया तो वो केवल एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है, उतना ही उसकी बुक रहती है। तो उसको अगर हो सकेगा मैं दूसरे लेक्चर में पूरा कवर करूंगा, जो इस लेक्चर से छूटने के बाद बचा हुआ है। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है उन्हीं का हम केवल देखेंगे। तो मदर मैरी कम्स टू मी, तो मदर मैरी कम्स टू मी, ये इनका पहला संस्मरण है। संस्मरण का मतलब मेमोयर, एक तरीके से कुछ यादें जो जुड़ी होती हैं किसी व्यक्ति से, वो लिखा गया होता है, तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो वो 2025 में मदर मैरी कम्स टू मी इन्होंने लिखा, सितंबर 2025 में प्रकाशित हुआ था। अब इनकी कुछ और पुस्तक है, जैसे आज़ादी, आज़ादी इनकी एक पुस्तक है। तो उसके बाद द डॉक्टर एंड द सेंट, ये अंबेडकर और गांधी के डिबेट पर आधारित ये पुस्तक है। तो आप खुद ही देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, तो डॉक्टर लिखा होता है। और गांधी को ऑलरेडी हम लोग थोड़ा संत के जैसा समझते हैं। तो द डॉक्टर एंड द संत में क्या है, अंबेडकर और गांधी के डिबेट की बात हुई है। उसके बाद एक पुस्तक है कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, यानी कैपिटल, यानी कैपिटलिस्टिक जो कंट्री है उसके बारे में, कैपिटल के बारे में इसमें है। और एक पुस्तक है माई सेडिशियस हार्ट, माई सेडिशियस हार्ट, तो ये भी याद रखिएगा। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक है, बुक और ऑथर केवल बोल दूंगा तो आपको याद कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूँ कि यहीं पर बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में पहला उपन्यास है, बुकर के लिए लिस्ट किया गया, 1997 में विजेता भी हुआ।
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट 20 साल बाद है, बुकर के लिए लॉन्ग लिस्ट ये भी रहा। उसके बाद पहला संस्मरण 2025 में है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये और इनकी माँ से संबंधित चीजें हैं इसमें। आज़ादी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। उसके बाद द डॉक्टर एंड द सन, तो कभी कभी अब इस बार जो एडुकेटिव क्वेश्चन पूछा गया अंदर से पूछ रहा है कि इस बुक में क्या लिखा गया है। तो कभी पूछे द डॉक्टर एंड द संत में क्या है, अम्बेडकर और गांधी का डिबेट है। कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, कैपिटलिज्म के बारे में, माई सेडिशियस हर्ट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, आजादी जो पुस्तक है वो तो अरुंधति राय ने लिखा है, लेकिन एक बुक है इंडिपेंडेंस, तो वो चित्रा बनर्जी द्वारा लिखा गया है। तो वो अभी आगे आएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा, तो वो चित्रा द्वारा लिखा गया। तो आजादी और इंडिपेंडेंस अलग अलग चीजें हैं, आपको एक ही में दोनों बुक को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एक इनकी और पुस्तक है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। वॉक माने चलना, यानी दोस्तों के साथ चलना। एक ऐसी बुक इन्होंने लिखा है जो दोस्तों के साथ चलने पर आधारित है, वो अरुंधति द्वारा लिखा गया है। अभी मैंने बताया कि द डॉक्टर एंड द संत, ये पुस्तक किस पे है, तो कास्ट रेस एंड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित एक पुस्तक है। ये डिबेट है अंबेडकर और गांधी के बीच के डिबेट इसमें लिखा गया है। लिखा किसने है, तो अरुंधति राय ने लिखा है। अब बात आती है विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी बुक पूछी जाती है। देखिए रचनाएं तो जो फेमस फेमस राइटर हैं बहुत हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको उतना ही याद रखना है। अब क्या इसमें सभी याद रखना है जितना दिया गया, तो नहीं। इसमें आपको एक याद रखना है हैमलेट, ये इनकी ट्रेजेडी बेस मतलब कुछ चीजें रचनाएं हैं, तो हैमलेट याद रखना है। एक मैकबेथ याद रखना है। और अभी एक जस्ट मूवी भी मार्केट में चल रही है, शाहिद कपूर की आई हुई है, रोमियो और उसमें जूलियट है। तो रोमियो और जूलियट की कहानी, ये भी आपको याद रखना है। ओथेलो, अब जो जो मैं बता रहा हूँ वो सब एग्जाम में पूछेंगे। अगर आपके पास पिनाइकल होगा या कोई भी पीवाईक्यू या घटना चक्र की पीवाईक्यू होगी एसएससी की, तो आप लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सब इसी से देखने को आपको मिलेंगे। तो हैमलेट याद रखना है, मैकबेथ याद रखना है, रोमियो और जूलियट याद रखना है, ओथेलो याद रखना है। अगर हिस्ट्री में इनकी हिस्ट्री ओरिएंटेड कुछ रचनाएं जैसे जूलियस एंड सीजर, ये आपको याद रखना है, जूलियस एंड सीजर। कॉमेडी में अगर हम बात करें तो एक बहुत ज्यादा फेमस रचना है, शायद आपने 10 में पढ़ा भी होगा, 10 या 12 में ऐसे ही कुछ है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद ये मिड समर नाइट ड्रीम, मच एडो, ये सब पूछा नहीं जाता नॉर्मली। सोनेट, एक ये रचना आपको याद रखना है, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, द द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। तो बस यही दो दो चार एक पाँच छः सात रचनाएं आपको विलियम शेक्सपियर की याद रखनी है। हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, ओथेलो, कॉमेडी में मर्चेंट ऑफ वेनिस, और द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, सोनेट एंड पोएम में। अब हम आते हैं शशि थरूर पर। तो शशि थरूर की कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस इतना बार एग्जाम में पूछा गया, पूछिए मत। तो 2016 में इनकी एक रचना है एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसके बाद देखिए ये हिस्ट्री और इंपायर बेस्ड चीजें हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इन ग्लोरियस एम्पायर, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये बुक का कवर पेज में मैंने ऐड किया है, तो नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री और एम्पायर बेस है। नेहरू हिस्ट्री में थे। एरा ऑफ डार्कनेस यानी पूरे एक तरीके से एक युग, पूरा डार्कनेस अंधेरा का युग को दिखाया जा रहा है, कैसे पूरा भारत में अंधेरा छाया हुआ है एक तरीके से। इग्लोरियस इनग्लोरियस एम्पायर, तो ये तीन बुक आपको इधर याद रखना है। अब इनकी देखिए पुस्तक आपको लगभग याद करनी पड़ेगी जो भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये कांग्रेस लीडर हैं, आपको पता भी होगा। एक पुस्तक इनकी फिक्शन लिखी हुई है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद
शो बिजनेस, तो शो बिजनेस इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो जैसे दिखा कर जो बिजनेस, जैसे बहुत सारे लोग बॉलीवुड में हैं जो दिखा कर बिजनेस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जो दिखा कर बिजनेस कर रहे हैं, तो शो बिजनेस पे एक उन्होंने फिक्शन लिखा है। लैंग्वेज एंड ऐसे की बात करें तो थरूर से इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें तो आपको याद रखने की जरूर नहीं, आराम से आप मार्क कर सकते हैं। बुकलेस इन बगदाद, यानी बगदाद पूरा बुकलेस है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, एक तरीके से आप समझिए कि बगदाद में क्या है, वहां पर आतंकवादी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोग बुक नहीं पढ़ते, तो बुकलेस इन बगदाद। उसके बाद पॉलिटिक्स में कुछ है और कंटेम्पररी इंडिया में कुछ पुस्तक हैं, जैसे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये 2018 में इन्होंने लिखा। अब 2018 में किसका कार्यकाल था, तो पीएम का, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, तो उन्हीं पे बेस है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इंडिया शस्त्र 2015 में इन्होंने लिखा, टाइम नहीं याद रखना है आपको। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम का मतलब यह है कि एक तरीके से जीरो से हीरो पहुंचने का जो सफर है भारत का, वो 1997 में इनकी एक पुस्तक आई थी। तो नेहरू आपको याद रखना है, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये याद रखना है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल याद रखना है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर याद रखना है। उसके बाद बस ये 4-5 पुस्तक ज़्यादा फेमस है, बाकी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर भी काम चल सकता है, ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, एक पुस्तक जो एन एरा ऑफ डार्कनेस है और वी एस नायपाल की पुस्तक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, क्रिएट करिएगा कि एरिया है, यहाँ पर एरा है। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए इसमें एक एरिया से संबंधित चीजें हैं, और एरा का मतलब एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड पूरा अंधेरा ही अंधेरे का युग की बात कर रहे हैं। तो द एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो शशि थरूर की बुक है, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है वो किसकी है, वी एस नायपाल की पुस्तक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब एक पुस्तक अभी मैंने बताया कि यहां पर मैंने बताया द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर 2018 में ये पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखा गया है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक पुस्तक इसी से सिमिलर है जो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर मूवी भी बनी है, आपने देखा भी होगा। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये कौन लिखा है, ये मनमोहन सिंह पर आधारित पुस्तक है, और लिखा है इसको संजय बारू ने। किसने लिखा है, संजय बारू। तो संजय बारू ने इसको लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर आधारित है, ये शशि थरूर ने लिखा है। तो ये दोनों पुस्तक, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना और इसमें भी। उसके बाद आती है विक्रम सेठ की बुक। तो विक्रम सेठ की एक बुक है अ सुटेबल बॉय, बहुत बार पूछा गया सुटेबल, अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। उसके बाद एक पुस्तक है फ्रॉम हीवेन लेक, फ्रॉम हीवेन लेक, 1983 में इन्होंने लिखा। द गोल्डन गेट एक पुस्तक है इनकी। अब देखिए, ये पुस्तक अ सुटेबल बॉय, फ्रॉम हीवेन लेक, ये दोनों पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद एक पुस्तक ये फेमस है टू लाइफ्स। उसके बाद अगर कोई पुस्तक फेमस है तो ये गोल्डन गेट। तो ये 4 पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रखता तो फिर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो अ सुटेबल बॉय किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने। फ्रॉम हीवेन लेक किसने लिखा है, यहाँ पर देखेंगे लेक का मतलब झील, यानी एकदम दूर की झील की बात कर रहे हैं। हीवन का मतलब एक तरीके से स्वर्ग की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम हीवन लेक ये भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। एन इक्वल म्यूजिक एक पुस्तक है इनकी। टू लाइफ्स, टू लाइफ्स भी इन्होंने लिखा है। द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन भी इनकी पुस्तक है। बिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, मैपिंग, मैपिंग भी इनकी एक पुस्तक है। थ्री चाइनीज पोएट्स, ये भी इनकी पुस्तक है। तो आपको सब नहीं याद रखना है, अ सुटेबल बॉय याद रखना है, फ्रॉम हेवन लेक याद रखना है, द गोल्डन गेट याद रखना है,
टू लाइफ्स याद रखना है बस। बाकी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए इमेज भी कवर पेज मैंने ऐड किया हुआ है, द गोल्डन गेट मैंने बताया। तो ये देखिए आप विजुअल जब ध्यान देंगे ना क्या लिखा है तो अपने आप माइंड में वो छप जाता है। तो ये मान लीजिए कवर पेज है, कवर पेज पे एक जो ये ब्रिज छपा हुआ है और उसमें यहाँ देखेंगे गेट बना हुआ है, ये गोल्डन कलर का है, तो द गोल्डन गेट लिखा किसने है, तो विक्रम सेठ ने लिखा है। अभी बाद में आप खुद अपने आप से पूछेंगे, आपको याद भी रहेगा। अ सूटेबल बॉय यहाँ पर देखेंगे ये पुस्तक है। टू लाइफ्स, टू लाइफ्स में यहाँ पर कौन कौन है, एक बार मान लीजिए पति पत्नी है या कोई भी और होगा, तो अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज है टू लाइफ्स में दो व्यक्ति को याद रख रहे हैं आपको। एंड इक्वल म्यूजिक, तो म्यूजिक इसमें छपा हुआ है एक गिटार। और बिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, यहाँ पर एक तरीके से स्टोरी से संबंधित है, जो जंगल से संबंधित है, तो बिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। अब देखिए मैंने अभी बताया कि असूटेबल बॉय वो तो विक्रम सेठ की बुक है, लेकिन एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है, वो करण जौहर की बुक है, जो फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ये मतलब आप देखे होंगे करण जौहर की बहुत सारी मूवी आती है। तो असुटेबल बॉय पूछेगा तो विक्रम सेठ की बुक है, एन अनसुटेबल जब पूछेगा तो वो करण जौहर की पुस्तक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी की कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे अरेंज्ड मैरिज, शॉर्ट स्टोरी ऑफ कलेक्शन, अवार्ड विनिंग है। तो अपने समाज में ज्यादातर अरेंज मैरिज को ही लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसी पर आधारित एक पुस्तक है अरेंज्ड मैरिज, 1995 में लिखा गया है। उसके बाद एक पुस्तक है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, ये डेब्यूट नॉवेल है, इनकी पहली नॉवेल थी 1900, नहीं पहली नहीं थी, मतलब इसके पहले भी नॉवेल लिखा गया, लेकिन ये मैजिकल रियलिज्म पर आधारित इनकी नॉवेल थी। तो द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस 1997 में आई। सिस्टर ऑफ माई हार्ट, देखिए पुस्तक और जो उनके राइटर है याद करना एकदम आसान नहीं है, लेकिन ये है कि आप विजुअल थोड़ा बहुत जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि 300 400 500 पुस्तक हैं, वो सब पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है ये सब। जितनी पुस्तक मैं बता रहा हूँ वो सब ऑलरेडी पूछे गए एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे तो आपको याद भी आ रहा होगा, PYQ। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है इनकी। तो महाभारता फ्रॉम द्रौपदीज के, यानी जो द्रौपदी थी उनके पर्सपेक्टिव से महाभारत क्या था, तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन में इन्होंने लिखा है। उसके बाद बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता। ओलियंडर गर्ल, ये भी नहीं पूछा जाता। द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट, ये भी नॉर्मली नहीं पूछा जाता। द लास्ट क्वीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, द लास्ट क्वीन 2021 में इनको द्वारा लिखा गया है। और एक पुस्तक और है जो है इंडिपेंडेंस, इसके पहले मैंने अभी बताया कि आजादी पुस्तक को किसने लिखा है, वो अरुंधति राय ने लिखा था। आजादी पुस्तक को किसने लिखा था, अरुंधति राय ने लिखा था। लेकिन इंडिपेंडेंस को किसने लिखा है, वो लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आजादी ये फ्रीडम की बात हो रही है, वहां स्वतंत्रता की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें, माइन्यूट डिफरेंस है, उस पर नहीं जाना है। सिर्फ याद रखना है कि आजादी जब पूछेगा तो अरुंधति राय होगा, इंग्लिश में भी इसको आजादी ही लिखा जाएगा। और यहाँ इंडिपेंडेंस पूछेगा तो चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी उसका आंसर होगा। अरेंज्ड मैरिज ये याद रखना है आपको। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस याद रखना है। सिस्टर ऑफ माई हार्ट नहीं पूछा गया है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये बहुत बार पूछा गया है, तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन महाभारत पे आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। द लास्ट क्वीन याद रखना है, इंडिपेंडेंस याद रखना है। तो इंडिपेंडेंस किसकी है, चित्रा बनर्जी की है। अब रस्किन बॉन्ड की कुछ पुस्तक हैं। देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब एक एक स्लाइड से 10-10 क्वेश्चन बने हुए हैं। कभी पूछेगा रोड टू मसूरी किसने लिखा है, कभी पूछेगा ब्लू अम्ब्रेला किसने लिखा है, कभी पूछेगा रोम ऑफ द रोप किसने लिखा है।
तो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको कैसे याद रखना है, मान लीजिए रस्किन बॉन्ड है। अब रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक अगर आप याद रखते हैं, रोड टू मसूरी। तो रोड टू मसूरी यानी जो रोड, ये देखिए रोड कहाँ जा रही है, मसूरी की तरफ जा रही है, और इस पर गाड़ी लेकर कौन जा रहा है, रस्किन बॉन्ड। अब मसूरी पहुंच गए, मसूरी पहुंचेंगे तो एक रूम तो लेंगे ना, तो रूम लिए। रूम कौन सा मिला, छत के ऊपर वाला रूम मिला। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है। यहाँ पर रोड देख रहे हैं तो रोड टू मसूरी यानी मसूरी जा रहे हैं, कौन जा रहा है, तो रस्किन बॉन्ड जा रहे हैं। रस याद रखना है, रोड टू मसूरी रस्किन बॉन्ड। अब वहां पर पहुंचे तो रूम तो लेंगे ना रुकने के लिए। तो जो रूम लिए हैं वो कौन सा मिला है, द रूम ऑन द रूफ, यानी छत, यानी जैसे मान लीजिए ये 2 फ्लोर है, तो ये सेकंड फ्लोर वाला इनको रूम मिला है। ये सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। अब बैठ कर क्या देख रहे हैं, यानी ये यहाँ पर फ्लाइट ऑफ पीजन, यानी कबूतर यहाँ पर बहुत सारे उड़ रहे हैं, यानी पीजन उड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और अचानक बारिश होने लगती है तो ये अपना ब्लू अम्ब्रेला निकाल लेते हैं यहीं बैठे बैठे। क्या निकाल लिए हैं, ब्लू अम्ब्रेला। तो ब्लू अम्ब्रेला यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो यहां से आपको क्या क्या याद हुआ, एक तो रोड टू मसूरी आपको याद हो गया। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो जो रूम लिए हैं वो सेकंड फ्लोर है, तो आपको याद रखना है द रूम ऑन द रूफ। याद रखना है द रूम ऑन द रूफ। उसके बाद बाहर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, पीजन उड़ रहे हैं, तो द फ्लाइट ऑफ पीजन आपको याद रखना है। पानी बरसा तो वहां पर द ब्लू अम्ब्रेला, उन्होंने अम्ब्रेला ओढ़ लिया, तो वो क्या हो गया, द ब्लू अम्ब्रेला, वहां से एक पुस्तक हो गई। उसके बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से जब वो जा रहे हैं तो अगल बगल पेड़ तो दिखाई देगा जो बढ़ भी रहा होगा। तो अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, देहरा कोई जगह है, तो यहाँ यानी ये चीज बोल रहे हैं कि वहां पर पेड़ जो है वो स्टिल अभी तक बढ़ रहे हैं। उसके बाद वहीं पर एक जगह मान लीजिए है कि देवली, तो द नाइट ट्रेन एट देवली, वहां पर फिर समय बिताने के बाद वो निकल जाते हैं। मान लीजिए कि वहां पर एक स्टेशन है देवली स्टेशन, तो देवली स्टेशन से रात को निकल जाते हैं, तो द नाइट ट्रेन एट देवली। तो इसी प्रकार से आपको ये दो दो चार दो छह पुस्तक याद रखनी है। मसूरी जा रहे हैं, वहां पर रूम ऑन द रूफ यानी एक मिल गया। उसके बाद पीजन देख रहे हैं, फ्लाइट ऑफ पीजन। उसके बाद पानी बरसा तो अम्ब्रेला ओढ़ रहे हैं। रास्ते में पेड़ ग्रो कर रहे थे देहरा में, और रात को ट्रेन पकड़ लिए देवली में, तो द नाइट ट्रेन एट देवली। इनकी एक पुस्तक है जो बायोग्राफी है इनकी, लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है, लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। यानी लोमड़ी डांस कर रही है उसी पे, मतलब एक तरीके से टाइटल दिए हुए हैं, और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। तो कभी पूछे रस्किन बॉन्ड की बायोग्राफी क्या है, तो लॉन्ग फॉक्स डांसिंग होगा। लॉन फॉक्स डांसिंग है, लॉन्ग नहीं लॉन होगा। उसके बाद एक पुस्तक है सीन फ्रॉम अ राइटर लाइफ। सीन फ्रॉम अ राइटर लाइफ कभी पूछा नहीं गया, कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर अब याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई। द लैम्प इज लिट, ये भी कभी नॉर्मली पूछा नहीं गया है। तो बस ये सब सारे पुस्तक, तीन तीन छः सात पुस्तक बहुत बार पूछे, ये चीज़ आपको याद रखना है। सत्यजीत रे की कुछ पुस्तक हैं। अब सत्यजीत रे की एक पुस्तक है फेलूदा। अब यहाँ पर इमेज से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव ओरिएंटेड कोई स्टोरी इसमें लिखी हुई है। तो द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूदा, ये सत्यजीत रे की पुस्तक है। एक पुस्तक है द गोल्डन फोर्ट्रेस। तो गोल्डन मतलब होता है सोने का, फोर्ट्रेस माने किला, तो सोनार किला बोल सकते हैं। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। एक इनकी और पुस्तक है प्रोफेसर शंकु, तो ये भी आपको याद रखना है। ये पुस्तक आपको नहीं याद रखना है। उसके बाद इनकी एक बायोग्राफी है यानी मेमोयर है, वो है जखम छोटो चीलम। यानी जब ये छोटे थे, चाइल्डहुड डेज के बारे में ये बता रहे हैं, जब मैं छोटा था, जखम छोटो चीलम बंगाली फिल्म निर्देशक थे। तो याद रखना है इनकी बायोग्राफी का क्या नाम है, यानी चाइल्डहुड डे जो लिखा गया वो है जखम छोटो चीलम। उसके बाद एक पुस्तक है माई ईयर्स विद अपू।
ये नहीं, आपको ये नाम याद रखना है, पांथेर पांचाली। तो पांथेर पांचाली सत्यजीत रे की बहुत इस पर फिल्म के अनुभव के बारे में बताते हैं। जो इनका मतलब फिल्म निर्माता थे, तो अपने फिल्मी करियर को बता रहे इसमें पांथेर पांचाली में। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है आवर फिल्म देयर फिल्म, यानी हमारी फिल्म और उनकी फिल्म। अब फिल्म निर्देशक है तो फिल्म पर आलोचना भी लिख रहे हैं, तो फिल्म पर एक आलोचना पुस्तक भी इनकी है। तो ये चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जखम छोटो चीलम या चाइल्डहुड डेज किस, यानी सत्यजीत रे की बायोग्राफी का क्या नाम है, जो बचपन के दिनों पर आधारित, तो ये नाम है। फिल्मी निर्माण पर जो अनुभव है वो है पांथेर पांचाली, और फिल्मी आलोचना अवर फिल्म देयर फिल्म है। और ये फेलूदा बहुत बार पूछा गया, इसमें कुछ कैरेक्टर भी हैं आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर फेलूदा जो है वो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। उसके बाद जो एक कैरेक्टर है टॉपसे, कभी कभी पूछा जाता है कि पुस्तक में ये कैरेक्टर किससे संबंधित है, तो फेलूदा के जो असिस्टेंट हैं वो कौन है, टॉपसे हैं। एक और इसमें है जटायु, ये मजेदार लेखक हैं उसी में। और प्रोफेसर शंकु, ये वैज्ञानिक और आविष्कारक हैं। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। सत्यजीत रे की ये पुस्तक है, बहुत बार पूछी भी गई है। सलमान रश्दी, सलमान रश्दी की कुछ पुस्तक हैं, जैसे मिड नाइट चिल्ड्रेन, ये पुस्तक जब निकली थी तो बहुत ज़्यादा विवादित थी, शायद अब भी विवादित ही है। तो मिड नाइट चिल्ड्रेन, ये 1981 ईस्वी में बुकर अवार्ड भी मिला, बुकर ऑफ बुक्स विजेता भी रही है पुस्तक। भारत की आज़ादी, यानी 15 अगस्त 1947 पर आज़ादी आधारित है। अब देखिए, जो एक तरीके से जेनरी हो रहा है या एक तरीके से टोन हो रहा है, वो लगभग एक तरफ जा रहा है। जैसे कोई हिस्ट्री की बुक लिख रहे हैं तो वो लगभग सब हिस्ट्री ओरिएंटेड बुक लिख रहे हैं, या कल्चर ओरिएंटेड बुक लिख रहे हैं। तो ये मिड नाइट चिल्ड्रन किस पर आधारित है, 1947 की आज़ादी पर आधारित है। बुकर अवार्ड 1981 में इसको मिला। द सैटेनिक वर्सेज, ये भी पुस्तक किसकी है, इन्हीं की है। तो ये फतवा जारी संबंधी, ये भी बहुत विवादित पुस्तक रही है, सबसे विवादित पुस्तक रही, ये चीज याद रखिएगा। ये पीपीटी आपको एक बार टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से एक बार बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं जब एग्जाम रहेगा। देखिए, क्लास लिया करिए, उसके बाद एक बार जब रिवीजन करेंगे तभी आपका मतलब वो नॉलेज भी बूस्ट होगा और आप लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो रिवीजन बार बार हो रहा है, लेकिन आपका तो एक ही बार हो रहा है ना, इसलिए चीजें आप भूल जाते हैं। तो जब भी क्लास लीजिए उसके एक बाद 10-15 मिनट टाइम निकाल कर जरूर रिवाइज करिए। बिना रिवीजन के सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, खासतौर से जो कंपटीशन इस समय चल रहा है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो एक पुस्तक इनकी है सेम, सेम पाकिस्तान की राजनीति पे इन्होंने व्यंग लिखा है, तो सेम याद रखिएगा। मिड नाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वॉर से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, नॉर्मली ये ऑप्शन में कभी कभी पूछा जाता है सेम से संबंधित। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है द मूर्स लास्ट साई, द मूर्स लास्ट साई। उसके बाद कोई पुस्तक जो फेमस हो, द गोल्डन हाउस, नॉर्मली बहुत कम पूछा गया है। हारून स्टोरी बहुत कम, क्यूचोट ये भी बहुत कम। शालीमार द क्लाउन, ये भी बहुत कम बार पूछा गया। ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया है, द मूर्स लास्ट साई। उसके बाद ये पुस्तक और ये, और कुछ पुस्तक है विक्ट्री सिटी, हाँ ये भी पूछा गया है, विक्ट्री सिटी इन्हीं की पुस्तक है, सलमान रश्दी की। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, तो ऐसे का कलेक्शन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो ये भी सलमान रश्दी की पुस्तक है। और एक पुस्तक है ग्रीमस, तो ग्रीमस भी इन्हीं की पुस्तक है। तो आपको लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ याद रखनी है, ग्रीमस याद रखनी है, विक्ट्री सिटी याद रखनी है, द मूर्स लास्ट साइन याद रखनी है, मिडनाइट चिल्ड्रेन याद रखनी है, और द सैटनिक वर्सेज याद रखनी है। अभी आप बहुत हाइपर मत होइए कि कुछ याद नहीं हो रहा है, आधा चीजें आपको मैक्सिमम क्लास कंप्लीट करने के बाद याद हो जाएंगी। आप केवल कंटिन्यू लेक्चर को लेते रहिए। अब बात आती है खुशवंत सिंह की पुस्तक। खुशवंत सिंह की पुस्तक का जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो है ट्रेन टू पाकिस्तान,
यानी ट्रेन कहाँ जा रही है, यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हैं, यानी पाकिस्तान जा रही है, तो पाकिस्तान सब लटक कर जा रहे हैं बहुत। जो ये 1947 विभाजन पर आधारित, हँसी इस बात पर आ रही, जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए होंगे, जो वहाँ की स्थिति हो सकता है कि आज तक पछता रहे होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण एक पुस्तक जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान है, 1947 विभाजन पर आधारित है। अभी मैंने सलमान रश्दी की जो पुस्तक बताई वो उसका क्या नाम था, मिडनाइट चिल्ड्रन। ये भी देखिए भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 पर आधारित है। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक किस पर आधारित है, 1947 विभाजन पर आधारित है। तो 1947 के विभाजन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान आपको याद रखना है, खुशवंत सिंह। अब जैसे याद कैसे रखना है, यहाँ पर ये वाला जो अगर मैप में देखेंगे भारत के, तो इधर वाला एरिया पाकिस्तान है, यहाँ पंजाब है, पंजाब में सिंह भौर रहते हैं। तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है कि खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन से पाकिस्तान जा रहा है, इस प्रकार याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है डेल्ही नॉवेल, ये भी बहुत फेमस है। तो दिल्ली के इतिहास पर आधारित है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आई शैल नॉट हियर, यहाँ हियर होगा द नाइटिंगल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगल। उसके बाद द कंपनी ऑफ वुमेन, ये बहुत कम पूछा गया। सनसेट क्लब बहुत कम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो खंडों में, यानी सिख के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है, दो खंडों में इतिहास है वो, तो ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ सिख के बारे में इन्होंने लिखा है। द सनसेट क्लब और द कंपनी ऑफ वुमेन, ये बहुत कम पूछा गया है। याद है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। एक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैनिस, ये तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह के सामने आपके बने हैं, इमेज भी उनका है। तो खुशवंत सिंह की ये पुस्तक, डेल्ही नॉवेल, ट्रेन टू पाकिस्तान और सिख, ये चारों पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, तो ये भी अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बहुत कम बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मार्क ऑफ विष्णु, ये लघु कथा है, ये भी याद है ठीक है, नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया है ये। तो जो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए उसमें चिन्ह भी लगा दे रहा हूँ, और एनोटेशन जब डालूंगा तो आप वहीं पे फोकस करिएगा, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब पुस्तक आती है अमीश त्रिपाठी की एक पुस्तक। तो अमीश त्रिपाठी देखिए, अब जेनरी देखेंगे तो ये पूरा स्पिरिचुअल बेस पुस्तक लिख रहे हैं। तो इनकी जैसे द शिव ट्रायोलॉजी पुस्तक है, ट्रायोलॉजी का मतलब ये होता है कि तीन पुस्तक, जैसे सीरीज होती है तो तीन पुस्तक की सीरीज जिसमें होगी उसे हम ट्रायोलॉजी कहेंगे। तो शिव से आधारित ये तीन पुस्तक हैं। तो एक पुस्तक है द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, एक पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ द नागाज। अब जैसे शिव हैं तो शिव के गले में क्या है, नाग है, तो द सीक्रेट ऑफ नागाज के बारे में इसमें लिखा गया है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, तो वायुपुत्र से संबंधित है। तो ये तीनों पुस्तक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकी पुस्तक लगभग सभी पूछी जाती है, क्योंकि एक तो स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है, यहाँ पर इनकी इमेज भी छपी हुई है, आप ध्यान देंगे। तो द शिव ट्रायोलॉजी, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, तीनों याद रखना है। इनकी ये डिब्यू पुस्तक थी, यानी पहली बार इन्होंने यही लिखा था, तीनों पुस्तक। उसके बाद राम पर भी, भगवान राम पर इनकी कुछ सीरीज है, जैसे इक्ष्वाकु के वंशज, इनकी एक पुस्तक है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है सीता, तीसरी पुस्तक है रावण, चौथी पुस्तक है वार ऑफ लंका। तो लंका हो गया, रावण हो गया, सीता हो गया, इक्ष्वाकु के वंशज राम हो गया, तो ये राम भी इनकी एक पुस्तक है, और इक्ष्वाकु के वंशज भी एक पुस्तक है। तो ये रामचंद्र सीरीज से संबंधित है, तो सब राम यानी रामायण से संबंधित पुस्तक है, ये शिव से संबंधित पुस्तक है। और यहाँ पर ये पुस्तक जैसे द लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ऐतिहासिक फिक्शन बुक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसने लिखा है, तो वो अमीश त्रिपाठी ने ही लिखा है। इमोर्टल इंडिया, ये बहुत कम बार पूछा गया है नॉर्मली।
आइडोल्स, ये भी कम बार पूछा गया है। तो ये पुस्तक चाहे इक्ष्वाकु के वंशज हो, सीता हो, राम हो, लंका हो, रावणा हो, उसके बाद सुहेल देव, वायुपुत्र, मेलूहा नागाज, ये सब पुस्तक बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो जेनरी की बात है, जैसे वो भी स्पिरिचुअल में लिख रहे हैं, और ये एक व्यक्ति ये भी स्पिरिचुअल पुस्तक लिखते हैं, आनंद नीलकंठन इनका नाम है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आनंद नीलकंठन की 2-3 बुक बहुत ज्यादा फेमस है जो पूछी जाती है। अब जैसे ये किस पर लिख रहे हैं, द राइज ऑफ शिवगामी। अब आपने बाहुबली पिक्चर अगर देखा होगा तो बाहुबली में आपने नाम शिवगामी का सुना होगा। तो राइज ऑफ शिवगामी के बारे में ये लिखते हैं आनंद नीलकांतन। उसके बाद वानर पे इन्होंने पुस्तक लिखा है, असुर पे पुस्तक लिखा है, टेल्स ऑफ द वैनक्विस, अजय, रोल्स ऑफ द डाइस। तो अजय लिखा है, असुर लिखा है, अजय लिखा है। अजय अजय देखिए दो है, तो एक अजय में क्या है, रोल्स ऑफ डाइस है, और एक अजय में राइज ऑफ काली है। तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर कभी आ गया कि रोल्स ऑफ डाइस, तो आपको ध्यान ही न रहे। तो रोल्स ऑफ डाइस हो गया, और राइज ऑफ काली, दोनों पुस्तक यही लिखे हैं आनंद नीलकांतन। असुर भी इन्होंने लिखा है, वानर लिखा है, और राइज ऑफ शिवगामी लिखा है। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। अमीश त्रिपाठी भी स्पिरिचुअल में लिखते हैं, और ये भी स्पिरिचुअल में लिखते हैं। अब कृष्णा सोबती की कुछ पुस्तक है। देखिए, अगर आपको लेक्चर ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा। हो सकता है कि आपको पूरा चीज़ एकदम नया लग रहा हो, आपने कभी बुक ऑथर से नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा हो कि कुछ याद नहीं हो रहा है, तो आप 20-20 मिनट, 30-30 मिनट करके 2-3 बार में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कृष्णा सोबती की जो पुस्तक है, जैसे जिंदगी नामा। जैसे आपको याद कैसे रखना है, कृष्णा, कृष्ण भगवान है, और कौन है, अर्जुन है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को किसके बारे में बता रहे हैं, जीवन के बारे में बता रहे हैं, जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है, कृष्णा सोवती की एक पुस्तक है जिंदगी नामा। कृष्ण अर्जुन से आपको याद रखना है कि कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। तो उसी से संबंधित है, जिंदगी नामा बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद मित्रों मरजानी इनकी एक और उपन्यास है। तो मित्रों मरजानी, नॉर्मली ये बहुत कम बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है जिंदगी नामा। सिक्का बदल गया, ये भी बहुत कम बार पूछा गया है। उसके बाद समय सरगम, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, और दार के बिछुड़ी। तो ये पुस्तक बहुत कम बार पूछा गया। ये चारों के चारों, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, याद है तो ठीक ही है। समय सरगम, दिल ओ दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, और धार से, यानी धार से बिछुड़ी। इनकी जो देखिए बायोग्राफी और कुछ फेमस रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी, जैसे जिंदगी नामा बहुत बार पूछी गई है। सिक्का बदल गया, यह उपन्यास विभाजन पर आधारित एक लघु कथा है। तो कभी पूछे सिक्का बदल गया किस पर आधारित है, तो विभाजन पर आधारित है। अब इनकी जो बायोग्राफी है, और पेन नेम, तो एक इनकी विभाजन की यादों पर आधारित पुस्तक है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। अब यहाँ पर जैसे आपको याद होगा, अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो ये वाले रीजन में जो जो गुजरात वाला रीजन है, तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, इधर भारत। तो गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान एक इनकी पुस्तक है, विभाजन की यादों पर आधारित है। और एक पुस्तक है हम हसमात। तो यह पुस्तक उन्होंने अपनी उपनाम हसमत से लिखी है। तो कभी परीक्षा में पूछे कि हसमत किसका उपनाम है, तो कृष्णा सोबती का ही ये उपनाम है, क्या, हसमत। तो हम हसमत इनकी बायोग्राफी है, याद रखिएगा। और ये भी बायोग्राफिकल है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यानी उनकी विभाजन की यादें, यानी एक तरीके से मेमोयर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, आर के नारायण की पुस्तक। आर के नारायण की जैसे द गाइड हो गया, मालगुडी डेज, इन पर मूवी भी बनी है। द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर। अब देखिए ये ट्रायोलॉजी है, ये तीनों पुस्तक क्या है, ट्रायोलॉजी है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट जो ट्रायोलॉजी है। तो कभी ये पूछेगा कि जैसे दो का नाम दे और तीसरा पूछे कि अगला इसमें ट्रायोलॉजी में कौन सा ऐड होगा, तो आपको कभी कभी ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं, तो याद रखने की ज़रूरत है। स्वामी एंड फ्रेंड्स,
द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए, और स्वामी एंड फ्रेंड, ये तीनों पुस्तक ट्रायोलॉजी है। द गाइड, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 1980 में, याद रखना है। मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज बहुत बार पूछा गया। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? आर के नारायण की है। द गाइड भी आर के नारायण की, 1980 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर। अब इसमें कुछ पुस्तक जो याद रखने की जरूरत है, जैसे द डार्क रूम। कौन सी पुस्तक है? द डार्क रूम। द वेंडर्स वेट नहीं याद रखने की जरूरत। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं। द गाइड्स पे नहीं। वेटिंग फॉर महात्मा, ये पुस्तक आपको याद रखने की जरूरत है। द वेटिंग फॉर महात्मा। द डार्क रूम। द मैन ईटर मालगुडी, तो मालगुडी जब भी आएगा तो आप आर के नारायण मार्क कर सकते हैं, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर संपत द प्रिंटर, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोबायोग्राफी इनकी जीवनी कौन सी है? इन्होंने लिखा है माई डेज या माई डेटलेस डायरी। तो ये आर के नारायण की बायोग्राफी है, आपको याद रखने की जरूरत है, माई डेटलेस डायरी। तो मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, ये तो बहुत बार पूछा गया है, मस्ट मेमोराइज करने की जरूरत है। बाकी द डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये भी याद रखिएगा, और माई डेटलेस डायरी, ये भी जरूरी है। अब पुस्तक है अमिताभ बागची की। तो हाफ द नाइट इज गॉन, यानी अमिताभ बागची क्या कर रहे हैं कि आधा रात तो बीत चुका है, हाफ द नाइट इज गॉन। तो डीएससी प्राइज 2019 में इनको अवार्ड भी मिला इसके लिए, हाफ द नाइट इज गॉन। अमिताभ बागची की पुस्तक है। इनकी कुछ और पुस्तक, जैसे आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट पर आधारित पुस्तक है। किस पर है? तो आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट पर आधारित है, एबव एवरेज। क्या है? एबव एवरेज। उसके बाद हाउस होल्डर, तो मिडिल क्लास पर आधारित एक पुस्तक है, द हाउस होल्डर। दिस प्लेस इन फैमिली इन अमेरिका, यानी इंडियन इन अमेरिका पर आधारित एक पुस्तक है कि भारत अमेरिका में किस हिसाब से रह रहे हैं, कैसे वहां पर जीवन है उनका। तो दिस प्लेस, तो ये पुस्तक हाफ द नाइट इज गॉन, ये याद रखिएगा। और एबव एंड एवरेज, ये दोनों पुस्तक आपको याद रखने की जरूरत है। एक और पुस्तक है अननोन सिटी, जो अभी अभी आई है इनकी, तो याद है। देखिए, जो लेटेस्ट आई है, जो फेमस है या अवार्ड मिला है, तो वो सब पुस्तक ज़्यादा जरूरी होती हैं, हर पुस्तक को तो अवार्ड मिलता नहीं है। तो हाफ द नाइट इज गॉन, एबव एवरेज, आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट पर आधारित है, यानी एवरेज से तो ऊपर है ना। आईआईटी दिल्ली में जो पढ़ रहा है तो वो एवरेज से तो ऊपर हो ही जाएगा पढ़ने के बाद। और अननोन सिटी, बस इतना 3 पुस्तक याद रखने की जरूरत है। मुल्कराज आनंद की कुछ पुस्तक है, जैसे अनटचेबल, 1935 में इनकी पहली नॉवेल थी। तो इसमें एक कैरेक्टर कौन सा है? बखा। तो याद रखिएगा, कभी कभी कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो कैरेक्टर कौन सा है? बखा। तो बखा कैरेक्टर आपको याद रखने की जरूरत है। तो अनटचेबल 1935 में इनका पहला नॉवेल है। कुली, तो कुली भी इनकी एक पुस्तक है, बहुत ज्यादा फेमस है, मुल्क राज आनंद की। टू लिव्स एंड अ बर्ड, टू लिव्स एंड अ बर्ड, ये भी पुस्तक है। उस देखिए, ये पुस्तक अनटचेबल बहुत बार पूछी गई है, कुली बहुत बार पूछी गई है। द विलेज, अब द फेमस लालू ट्रायोलॉजी है, तो द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और द स्वार्ड एंड द सिकल। तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर मतलब काला पानी, तो काला पानी से आगे। तो ये 3 पुस्तक की ट्रायोलॉजी है, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड सिकल। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी अवार्ड विनिंग है, सेवन समर्स एंड कन्फेशन ऑफ लवर, सेवन समर्स एंड कन्फेशन ऑफ लवर। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, मॉर्निंग फेस
के लिए इनको 1971 में अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो याद रखिएगा, मॉर्निंग फेस एंड सेवन समर कन्फेशन ऑफ लवर, ये दोनों क्या है, ऑटोबायोग्राफी रिलेटेड पुस्तक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपने बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। अब क्या ये सब पुस्तक भी पूछी, जैसे द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, हाँ ये पुस्तक पूछी गई है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। द लॉस्ट चाइल्ड, ये एनसीईआरटी की फेमस स्टोरी है, तो ये भी पूछा जाता है, द लॉस्ट चाइल्ड। द बार्बर ट्रेड यूनियन, ये नहीं पूछा गया है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, ये भी लगभग नहीं पूछा गया है। तो आपको अनटचेबल याद रखना है, कुली याद रखना है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की जो प्राइवेट लाइफ है उसको याद रखना है, द लॉस्ट चाइल्ड याद रखना है। ये सब मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। बायोग्राफी की अगर बात करें तो सेवन समर्स एंड कन्फेशन ऑफ अ लवर याद रखना है। तो द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड ऑफ सिकल, टूलिप्स, देखिए क्या है, इतना कंपाइलेशन आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-12 घंटा इसमें लगा है बनाने में। तो आपको 10-10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जिस हिसाब से आपको सही लगे उसी हिसाब से देखिएगा, लेकिन एक एक स्लाइड में जितनी बुक हैं लगभग जो मैं बता रहा हूँ बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है कि आप एक बार में पूरा सही से कवर ना कर पाएँ, आप नहीं मतलब पचा पाएँ इतनी सारे नॉलेज को एक बार में, क्योंकि स्टैटिक है, याद ही रखना है। कुछ और अलग से अगर जोड़ेंगे तो और सारा डाटा बढ़ जाएगा, वो और कठिन हो जाएगा याद रखना। तो अनटचेबल में एक ये है, बखा आपको याद रखना है, कैरेक्टर है। अब एक चीज आप सुने होंगे, अनटचेबल किसकी एक पुस्तक और है, तो भीमराव अंबेडकर भी की भी एक पुस्तक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वो द अनटचेबल है, इनकी ये पुस्तक है, केवल अनटचेबल लिखा हुआ है मुल्क राजानंद की। अमर्त्य सेन, ये 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अमर्त्य सेन की कुछ पुस्तक है, जैसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये सोशल थिंकर भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है केवल इकोनॉमी पे लिखते हैं, ये सोशल पे भी इनकी पुस्तक है। जैसे डेवलपमेंट एज फ्रीडम, यानी विकास केवल पैसा का ही नहीं होता, केवल अगर पैसा बढ़ रहा है तो उसी को विकास समझा जाए, आज़ादी भी उतनी जरूरी है। तो डेवलपमेंट हो एज फ्रीडम के रूप में हो, यानी डेवलपमेंट फ्रीडम के रूप में हो। द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो ये पुस्तक न्याय पर आधारित है, अमर्त्य सेन की बहुत फेमस पुस्तक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। पावर्टी एंड फैमाइन, फैमाइन मतलब जैसे गरीबी और अकाल पर आधारित एक पुस्तक है। इनकी 2021 में एक पुस्तक आई है जो मतलब बायोग्राफी है, होम इन द वर्ल्ड। क्या है? होम इन द वर्ल्ड, आपको याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड क्या है, यानी पूरे संसार में घर। तो होम इन द वर्ल्ड मेमोयर मतलब इनकी आत्मकथा है। तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस यानी न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल थिंकर है। पावर्टी और फैमाइन यानी गरीबी की बात कर रहे हैं, वो भी सोशल थिंकर ही करते हैं लगभग। और इकोनॉमिस्ट करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट ही भी हैं, 1998 में इनको नोबेल में मिला है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पावर्टी, फैमाइन, होम इन द वर्ल्ड। अब अनीता देसाई की कुछ पुस्तक है। तो अनीता देसाई की, अब देखिए अनीता देसाई और इनकी बेटी कौन है, किरण देसाई, तो आपको दोनों को याद रखने की जरूरत है। तो अनीता देसाई की कुछ पुस्तक है, जैसे फायर ऑन द माउंटेन। अब जैसे माउंटेन पर गए हैं, अब माउंटेन पर आग जल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्ड यहाँ पर जो गलत लिख दिया है, तो ये चीज आपको याद रखना है, फायर ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर फायर जल रहा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो जिसको देखिए अवार्ड मिल जाता है ना, वो पुस्तक ज्यादा पूछा जाता है, जैसे बायोग्राफी ज्यादा पूछा जाता है, जो नॉवेल बहुत ज्यादा फेमस हो गया भले अवार्ड नहीं मिला वो भी ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसे मिड नाइट चिल्ड्रेन, सलमान रश्दी की बहुत फेमस है, विवादित पुस्तक थी इसलिए पूछा जाता है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित है फायर ऑन द माउंटेन। उसके बाद एक पुस्तक है द विलेज बाय द सी, विलेज बाय द
सी, यानी जो समुद्र के बगल में गांव है उस पर आधारित एक पुस्तक है। तो इसको मिला है गॉर्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड, याद रखिएगा। अवार्ड नहीं भी याद है, देखिए साहित्य अकादमी लगभग पता होना चाहिए किसको मिला है, बाकी कोई अवार्ड मिल रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द विलेज बाय द सी अक्सर पूछा जाता है, गॉर्डियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड इसको मिला हुआ है। क्राई द पीकॉक, जैसे अचानक कोई इंसान, जैसे आज भी मोर जो होता है, पीकॉक जो होता है, देख लेते हैं तो चिल्लाने लगते हैं अचानक, क्योंकि जो चीज हमेशा नहीं दिखती वो अचानक दिखे तो आश्चर्यजनक तो होता ही है। तो क्राई द पीकॉक याद रखने की जरूरत है, अनीता देसाई की। अब बुकर पुरस्कार शॉर्ट लिस्टेड कुछ है, जैसे इन कस्टडी, ये भी अनीता देसाई की पुस्तक है। बुकर शॉर्ट लिस्टेड, इस पर फिल्म भी बनी है, याद रखिएगा। इन कस्टडी, कस्टडी माने जेल में होना। क्लियर लाइट ऑफ द डे, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये अनीता देसाई जी हैं। तो क्लियर लाइट ऑफ अ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे यानी दिन में एकदम, जैसे कभी आप कमरे में बैठे हों और जो बाहर से प्रकाश आ रहा है एकदम क्लियर आ रहा है, धूप हुई है, तो क्लियर लाइट ऑफ अ डे। यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हैं और बाहर से एक तरीके से प्रकाश आ रहा है, तो क्लियर लाइट ऑफ अ डे अनीता देसाई की पुस्तक है। फास्टिंग फिस्टिंग, ये बहुत बार पूछा गया है कि फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक किसकी है, तो अनीता देसाई की पुस्तक है। तो कौन कौन सा याद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो ये याद रखने की जरूरत है, ये भी, ये ये पूछा तो लगभग सभी गए, ये मेरे ख्याल से बहुत कम ही पूछा गया। तो ये पांचों पुस्तक बहुत बार पूछी गई। ये फास्टिंग फिस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन बहुत बार पूछा गया है, इसको साहित्य भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बी एस नायपाल की कुछ पुस्तक है, इनको नोबेल प्राइज मिला 2001 में, बुकर प्राइज मिला 1971 में। तो ये बहुत फेमस राइटर हैं। तो इनकी कुछ पुस्तक जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, बेंड माने मुड़ना, जैसे यहां पर देखेंगे रिवर क्या हुई, मुड़ी हुई है, बेंड इन द रिवर। तो जैसे भी, अब भी समझिए, जैसे भी आकार की घाटी बन जाती है या यूं आकार की घाटी बन जाती है, वहां से नदी निकलती है, उसी प्रकार से याद रख सकते हैं कि भी या यूं आकार की घाटी यानी मुड़ी हुई नदी जा रही है। तो बेंड इन द रिवर किसकी है, भी से याद रखना है, वी एस नायपाल की है। देखिए नॉर्मली पुस्तक में कोई ट्रिक बहुत खास बन नहीं पाएगा, क्योंकि नाम है, उसके ऑथर का नाम है, क्या ही उसमें आप याद रखेंगे यार, नॉर्मल डायरेक्ट याद हो जाए ठीक है, फिर भी जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ। तो इन अ फ्री स्टेट 1971 में, सॉरी, हम्म, हम्म, तो इन अ फ्री स्टेट को 1971 में बुकर अवार्ड मिला है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये भी पुस्तक फेमस है। अ बेंड इन द रिवर, ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए कुछ पुस्तक, जैसे एक पुस्तक एन एरिया ऑफ डार्कनेस है और एन एरा ऑफ डार्कनेस है। तो मैंने पहले भी बताया, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एन एरा जब आएगा, एरा का मतलब युग होता है, अंधकार के युग की बात कौन कर रहा है, शशि थरूर कर रहे हैं। लेकिन जब एन एरिया ऑफ डार्कनेस आएगा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस आएगा, तो वो वी एस नायपाल की पुस्तक है। किसकी है, वी एस नायपाल की पुस्तक है। यहाँ एरिया है, यहाँ एरा है, एरा जब आएगा तो शशि थरूर की पुस्तक होगी, एरिया आएगा तो वी एस नायपाल की पुस्तक होगी। तो द इंडियन ट्रायोलॉजी, तो देखिए इसमें इंडियन ट्रायोलॉजी में क्या है कि पहली पुस्तक द एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, दूसरी पुस्तक है इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन यहाँ का घायल हो चुका है, तीसरी पुस्तक है इंडिया अ मिलियन म्यूटिनी नाउ। तो ये तीनों पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछी भी गई हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस चाहे हो या इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन और इंडिया अ मिलियन म्यूटिनी, तो ये बहुत फेमस पुस्तक है, आपको तीनों याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पर इन अ फ्री स्टेट और हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये याद रखने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है।
ये आपके सामने फिर से मैंने वही स्लाइड रखा है कि शशि थरूर की पुस्तक जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस है, जबकि एन एरिया ऑफ डार्कनेस जब पूछेगा तो वो BS नायपाल की पुस्तक होगी। अब अमिताभ घोष की कुछ पुस्तक है, जैसे तो अमिताभ घोष की पुस्तक है द सैडो लाइन्स। क्या है? सैडो लाइन्स। जैसे सैडो पढ़ रहा है और एक तरीके से उसमें जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए कि जैसे विंडो होता है उसमें वो लोहे की जो रॉड लगी होती है, अब प्रकाश बाहर से आ रहा है तो लाइन लाइन बनता है अंदर ना, तो उसी से संबंधित मान लीजिए, समझ लीजिए कि द सैडो लाइन्स किससे संबंधित है? अमिताभ घोष से संबंधित है। उसके बाद द सर्कल ऑफ रीजन, तो ये बहुत कम बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, द सैडो लाइन्स किसने लिखा है? तो अमिताभ घोष ने लिखा है। द ग्लास पैलेस, ये भी पूछा गया है, तो ग्लास पैलेस को किसने लिखा है? जैसे ग्लास से पूरा पूरा पैलेस बना हुआ है, ये भी अमिताभ घोष की ही पुस्तक है। द हंग्री टाइड किसने लिखा है? ये सुंदरवन क्षेत्र पर आधारित एक उपन्यास है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन जो वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है उसी पर आधारित है। तो हंग्री टाइड भी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। द कलकत्ता क्रोमोसोम बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन आर्थर सी क्लार्क अवार्ड इसको मिला है, याद रख सकते हैं, नॉर्मली पूछा नहीं गया है कभी। द ग्लास पैलेस भारत म्यांमार ऐतिहासिक संबंध पर आधारित है, हंग्री टाइड और द सैडो लाइन्स। ये तीनों पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस है, और ट्रायोलॉजी भी है, जैसे सी ऑफ पोपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। अब मान लीजिए कि ये रिवर है, तो इससे आपको याद रखना है, और ऊपर स्मोक यानी धुआं, धुआं रिवर के हुआ हुआ है। सुबह सुबह आप जा रहे हैं तो रिवर के ऊपर क्या है? धुआं बना, धुआं दिख रहा है, तो वहां से आपको याद रखना है कि रिवर ऑफ स्मोक। रिवर के ऊपर क्या है? धुआं दिख रहा है, तो रिवर ऑफ स्मोक याद रखना है। उसके बाद इसी जस्ट रिवर के कुछ ही दूर पर क्या है? सी है, समुद्र है। तो आपको वहां पर, और उसी के बगल में पोप रहते हैं जो क्रिश्चियन में होते हैं, तो वहां से याद रखना है सी ऑफ पोपीज, यानी सी ऑफ पोपीज, यानी पोप का, यानी एक तरीके से समुद्र के बगल में, तो इसी से याद रखना है कि सी ऑफ पोपीज याद रखना है। अब पोप के जस्ट बगल में जंगल है, और जंगल में लगी हुई है आग, तो हम कह सकते हैं, वहां से याद रख सकते हैं फ्लड ऑफ फायर, यानी पूरा पूरा आग ही लगा हुआ है चारों तरफ, और उसी का धुआं, जंगल का धुआं कहाँ पर दिख रहा था? नदी के ऊपर दिख रहा था। तो बस इसी तरीके से तीनों याद रखना है। तो आपके सामने नदी है, नदी के ऊपर धुआं है, तो रिवर ऑफ स्मोक याद हो रहा है। धुआं कहाँ से आ रहा है? तो जंगल से आ रहा है, तो जंगल से फ्लड ऑफ फायर याद रख सकते हैं, वहां पर आग लगी हुई है। और उसी के बीच में समुद्र है, तो समुद्र से सी ऑफ पोपीज याद रखना है। ये बुकर प्राइज के लिए लिस्ट थी, ये भी याद रखना है। तो ये तीनों पुस्तक बहुत बार पूछी गई हैं, और ये द ग्लास पैलेस, हंग्री टाइड और द शैडो लाइन्स। बाकी सर्कल ऑफ रीजन, कलकत्ता क्रोमोसोम, ये बहुत कम, मैंने तो कभी नहीं देखा ये पूछा गया हो। अब भक्ति काल की कुछ पुस्तकें हैं या कुछ रचनाएं हैं, जैसे सॉरी, जैसे सूरदास की कुछ रचनाएं हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट इनको कहा जाता है। सॉरी, ये क्या हो जा रहा है? हाँ, तो सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट इनको कहा जाता है। वात्सल्य रस क्या होता है? जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति जो होता है, या माँ का बच्चे के प्रति होता है, उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य रस के सम्राट इनको कहा जाता है। इनकी भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं जो भी किए हुए हैं। तो सूरदास से आपको याद रखना है सूर सागर। अब देखिए, सूर सुर जिसमें है तो उसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सूर सागर के अंदर तीन आती हैं, एक सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। तो आपको साहित्य लहरी याद रखने की जरूरत है, बाकी सूर सूर जिसमें है तो आपको सूरदास बहुत याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये याद रखने है कि अष्टछाप के कवि थे, कृष्ण भक्ति इनके अंदर थी, और ब्रज भाषा में ये जो भी अपनी रचनाएं किए हुए हैं। तो साहित्य लहरी याद रखिएगा। कबीरदास, ये समाज सुधारक है। कबीरदास आज भी बहुत फेमस है, मेरे भी बहुत फेवरेट है, बहुत सुंदर इनका उस समय लिखना था। आज भी मतलब आप कभी भी इनको सुनेंगे तो लगेगा हाँ,
जीवन का रस तो कबीरदास को सुनने में है। तो इनकी भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी, यानी मिला जुला कर लिखते थे। कबीरदास के जो गुरु थे, तो कबीर में पीछे र आ रहा है, तो र से आपको याद रखना है रामानंद। तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। इनकी देखिए बीजक जो रचना है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो बीजक एक संकलन है। किसका संकलन है? तो इसमें साखी है, सबद है, रामायणी है। तो तीनों के संकलन को हम क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो साखी, सबद, रामायणी, यस यस आर। तो साखी, सबद, रामायणी। तो बीजक, आप बीजक तो आपको याद होगा, हो सकता है ये भी याद हो, बहुत बार आप हिंदी साहित्य में सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो आपको याद रखना जरूरत भी है, क्योंकि पूछा जाता है साखी, सबद, रामायणी, ये इसी का संकलन किसमें है? बीजक में है। तो इसको हम कबीर ग्रंथावली भी कहते हैं। कभी पूछे कबीर ग्रंथावली किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। अब भक्ति काल के कुछ रत्न हैं, जैसे मीराबाई, रसखान की कुछ रचनाएं हैं। तो मीराबाई कृष्ण प्रेम पर आधारित थी। तो इनकी एक रचना है राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद। तो देखिए गोविंद गोविंद जिसमें आ रहा है, तो वहां पर आप गेस कर सकते हैं कि ये गोविंद जो आ रहा है वो किसकी रचना हो सकती है? मीराबाई की। गीत गोविंद पर टीका इन्होंने लिखा है, तो वो भी मीराबाई की रचना है। नॉर्मली बहुत कम बार पूछा गया है। नरसी जी का मायरा, राग सोरठा। तो याद रखिएगा राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास माने जाते हैं। ये राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों मिक्स है, इनकी जो लिखावट है, यानी इनकी जो रचना है, तो राजस्थानी और ब्रज मिक्स है। रसखान की बात करें, तो रसखान थे तो मुस्लिम, लेकिन ये भी कृष्ण भक्त थे। तो इनकी एक रचना है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। और सुजान रसखान, तो रसखान नाम में तो ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रेम वाटिका आपको याद रखना है। इनका असली नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम इनका असली नाम था। ये चीज याद रखिएगा। सुजान रसखान में क्या है? तो कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। मीराबाई की जो रचना है राग गोविंद और गीत गोविंद पर टीका लिखा है। राग सोरठा नरसिंह जी का मायरा भी है। याद है तो ठीक है, नॉर्मली दो चीज आपको याद रखने की जरूरत है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। 1982। तो 1982 में किसके लिए ज्ञानपीठ मिला? तो यामा के लिए मिला। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि यामा के लिए अवार्ड कब मिला, टाइम भी पूछ लिया जाता है, और किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला। इनकी एक स्टोरी फेमस है, प्रसिद्ध गिलहरी यानी गिल्लू नाम से वो है रचना इनकी। मेरा परिवार, पालतू जानवरों की कहानियां इसमें दी गई, मेरा परिवार में। इनकी कुछ प्रसिद्ध जो पोइट्री है, जैसे एक निहार है, इनकी पहली रचना थी, वो याद रखिएगा। रश्मि, नीरजा, नीरजा बहुत बार पूछा गया, नीरजा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा के हैं। सांध्य गीत बहुत कम पूछा गया। दीप शिखा भी पूछा गया है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा और निहार ऐसे याद रख लीजिए, नीरजा, निहार और दीप शिखा। बाकी रश्मि और सांध्य गीत। तो यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। शोभा डे की कुछ पुस्तक है। अब देखिए शोभा डे, डे में ऑलरेडी डे आ रहा है, तो इनकी पुस्तक में देखिए डे है। अब डे के बाद इवनिंग आएगा, इवनिंग पर नाइट आएगा। तो सल्ट्री डेज इन्होंने लिखा है शोभा डे ने। सोशलाइट इवनिंग लिखा है। उसके बाद स्टारी नाइट्स लिखा है। स्टारी नाइट्स में क्या है? बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट पर ये बात कर रही हैं। ये फर्स्ट इनकी नॉवेल है सोशलाइट इवनिंग। उसके बाद एक जो है ये सल्ट्री डे, बहुत बार पूछा जाता है कि सल्ट्री डे किसने लिखा है? तो शोभा डे ने उसको लिखा है। ये आपके सामने शोभा डे हैं, बहुत फेमस हैं। इनकी जो रचनाएं बहुत बार पूछी भी जाती हैं। सल्ट्री डे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बाकी कैसे याद रखना है मैंने बताया। शोभा डे में ऑलरेडी डे आ रहा है, तो डे, इवनिंग, उसके बाद नाइट, तीनों क्रम से याद रख लीजिएगा। इनकी एक 70 यानी 17वें बर्थडे पे एक पुस्तक है, 70 एंड टू हेल विथ हिट।
70, 70 एंड टू हेल विथ इट। और इनकी एक पुस्तक है सेलेक्टिव मेमोरी स्टोरी फ्रॉम माई लाइफ, यानी एक तरीके से आयो ऑटोबायोग्राफी है। तो सेलेक्टिव मेमोरी स्टोरी फ्रॉम माई लाइफ ये जीवनी से संबंधित है, ये 70 एंड हेल भी जीवनी से संबंधित है, यानी ऑटोबायोग्राफी से संबंधित है। बस इतना इसमें याद रखना है। उसके बाद अब पुस्तक आती है अरविंद अड़ीगा की। किसकी आती है? अरविंद अड़ीगा। तो अरविंद अड़ीगा की एक पुस्तक है द व्हाइट टाइगर, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो व्हाइट टाइगर मैन बुकर अवार्ड भी इनको मिला था 2008 में, याद रखिएगा। तो द व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? अरविंद अड़ीगा ने लिखा है। सिलेक्शन डे यानी क्रिकेट पर बेस है, कैसे पूरा सिलेक्शन होता है, नेटफ्लिक्स पर इसकी सीरीज भी बनी हुई है। देखिए, जिस पर मूवी बन जाती है, जो बायोग्राफी होती है, जो पहली रचना होती है, जो फेमस हो जाती है, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की 50-50 रचनाएं नहीं पूछी जाती, जो बहुत ज्यादा चर्चित होती है वही पूछी जाती है। जैसे सिलेक्शन डे ये क्रिकेट पर बेस है, तो अरविंद अड़ीगा ने इस पर लिखा है। व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है? अरविंद अड़ीगा ने लिखा है। अब लास्ट मैन इन टावर। लास्ट मैन इन टावर का मतलब समझिए कि टावर में जैसे सब लोग एक व्यक्ति छूटा है, लास्ट मैन इन द टावर। टावर जैसे बड़ी बिल्डिंग को हम टावर कहते हैं। तो मुंबई रियल एस्टेट और मिडिल क्लास स्टोरी इसमें बताई गई है। तो लास्ट मैन इन टावर, बिटवीन द अजैजिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैन इन टावर पूछी गई है। एमनेस्टी भी बहुत बार पूछी गई है। 2020 की इनकी पुस्तक है एमनेस्टी। बिटवीन द एजेनेशन बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन पूछा गया है एक आध बार ये। तो यही 5 पुस्तक अगर याद रखते हैं तो हो गया, इतना ही जरूरत है। अब किरण देसाई की पुस्तक और अमृता प्रीतम की पुस्तक। अब मैंने अभी इनकी जो माता जी थी उनका नाम था अनीता देसाई, तो अनीता देसाई की कुछ पुस्तक बताए थे। अब हम किरण देसाई के बारे में देखेंगे। तो किरण देसाई की एक पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बहुत ज्यादा ये फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी बहुत फेमस पुस्तक है। मसाला नून बहुत कम बार पूछा गया है। द साइलेंट शैडो ये भी कम बार पूछा गया है। आर्ट एंड द सिटी ये भी कम बार पूछा गया है। हुल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्कार्ड, तो हल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्कार्ड, यानी गुआवा के पूरे बगीचे में हल्ला कर रहे हैं, तो ये भी बहुत कम बार पूछा गया। तो ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये आपको याद रखने की जरूरत है। मसाला नून, द साइलेंट शैडो, आर्ट एंड द सिटी, हल्ला बल्लू इन द गुआवा ऑर्कार्ड, तो ये बहुत कम बार, मतलब नथिंग, बहुत कम ही बार पूछा गया है। एक आध बार मुश्किल से पूछा गया होगा। ये तो बहुत बार पूछा गया है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अमृता प्रीतम की एक पुस्तक जैसे पिंजर, ये ये भी आजादी पर आधारित है, विभाजन पर, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। पिंजर, पिंजर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, यानी कंकाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, अमृता प्रीतम होगा, याद रखिएगा। रसीदी टिकट ये भी बहुत फेमस इनकी पुस्तक है, रसीदी टिकट। तो रसीदी टिकट यहाँ पर गलत नाम लिखा है, अमृता होगा। तो अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, पिंजर ये बहुत फेमस है। तो यही आपको दोनों याद रखने की जरूरत है। बाकी ये चारों को कोई जरूरत नहीं है। हर्ट, रिवर एंड ओशियन ये भी इनकी पुस्तक है। पेपर एंड केव्स यानी कागज के कैनवास, यानी कागज के कैनवास, पेपर एंड कैनवास बहुत कम बार, लगभग ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, वैसे क्वेश्चन तो इस पर नहीं बने हैं। तो आपको पिंजर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। रसीदी टिकट याद रखना है। ये इनकी माता जी हैं, इनका नाम है अनीता देसाई और ये हैं किरण देसाई। अब जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे कामायनी,
ये किस पर आधारित है? कुछ और स्लाइड है, वो लगभग हम लोग खत्म की ओर बढ़ रहे हैं, कंप्लीट की ओर। तो कामायनी मानव चेतना महाकाव्य 1936 में इन्होंने लिखा था। मनु और श्रद्धा पर कहानी है, श्रद्धा और मनु पर एक महाकाव्य है। आंसू लहर झरना चित्र ये सब को बहुत कम पूछा, लगभग नहीं पूछा जाता। आकाशदीप इंद्रजाल ये भी नहीं पूछा जाता। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली ये पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता। पुरस्कार ममता गुंडा छोटा जादूगर, हाँ ये नाटक बहुत पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु किससे था? हर्यवंश से था। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश से संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी एक स्त्री से संबंधित, स्त्री के अधिकारों से संबंधित है। और राज्यश्री ये वर्धन डायनेस्टी में आप पढ़े होंगे तो वहां से संबंधित है। तो ये नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक हर्यवंश, अजात शत्रु, राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी। तो ये पांचों आपको याद रखने की जरूरत है, और कामायनी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे कुछ जनगण मन ये बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। तो जनगण मन तो पता ही होगा, राष्ट्रगान है भारत का। अमार सोनार बांग्ला ये कम लोगों को पता होगा। ये बांग्लादेश का इन्होंने, जैसे यहाँ पर हम लोग राष्ट्रगान करते हैं तो वहां पर अमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इनकी पुस्तक एक गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिला। कब मिला? तो 1913 में मिला, ये चीज याद रखिएगा। तो गीतांजलि के लिए नोबेल मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। सोनार तरी ये बहुत कम बार पूछा जाता है। हाँ, काबुली वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, काबुली वाला किस की रचना है? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। पोस्ट मास्टर भी पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। छुट्टी नहीं पूछा जाता। गोरा, गोरा बहुत बार पूछा गया है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। घरे बैरे ये भी नहीं पूछा जाता। चोखेर बाली, हाँ बहुत बार पूछा गया किसकी रचना है? तो चोखेर बाली भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। डाकघर भी पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रक्त करवी ये भी नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जनगण मन पता ही है। अमार सोनार बांग्ला इनकी रचना है, कविता है। काबुली वाला और पोस्टमास्टर लघु कथा है जो बहुत फेमस है। गीतांजलि इनकी बहुत फेमस उपन्यास है, नोबेल इसको मिला भी है 1913 में। तो ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि 50 बार पूछा गया होगा केवल यही गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। गोरा और चोखेर पाली। नाटक की बात करें तो डाकघर और रक्तकरवी, रक्तकरवी नहीं पूछा जाता, डाकघर याद रखना है। चोखेर बाली और गोरा याद रखना है उपन्यास में। अब एक पुस्तक पूछी गई है, नेशनलिज्म किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद पर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो इनकी एक पुस्तक है नेशनलिज्म, आपको याद रखना है। और एक पुस्तक है गल्प गुच्छ। क्या है? गल्प गुच्छ। तो गल्प गुच्छ और नेशनलिज्म ये दोनों पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। बाकी गोरा, चोखेर बाली, डाकघर, काबुली वाला, पोस्टमास्टर, जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है। और गल्पगुच्छ भी याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी आप बुक पहले भी जानते होंगे, जैसे गोदान, गबन। अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ जानते होंगे वो वही जानते होंगे जो 12 तक सही से पढ़े हुए हैं, यानी 12 तक। जो नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये चारों उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद ये कहानी इनकी है मानसरोवर, और यानी दो 8 खंडों में आधारित है। तो मानसरोवर कहानी का संग्रह है। कफन ये भी कहानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, कफन हो गया। ये सब जितनी पुस्तक हैं लगभग मेरे पास सब अवेलेबल भी हैं, इस समय प्रेजेंट में मेरे बगल में रखी हुई हैं।
मेरे घर में किताबों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बहुत सारी किताबें रखी हैं जो मैंने बताया, उसमें से बहुत सारी किताबें मेरे पास इस समय प्रेजेंट में अवेलेबल है। तो गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये उपन्यास है। कहानी में मानसरोवर, कफन याद रखना है। कुछ अन्य में जैसे कलम का सिपाही, इनकी रचना बहुत फेमस है, ये इनकी जीवनी है। और ये ऑलरेडी धुंधले हो गया है, तो कुछ खास है भी नहीं। और जो ज्यादा पूछा जाता है वो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कफन, यही पूछा जाता है हमेशा। करबला और प्रेम की देवी, तो करबला भी बहुत बार पूछा गया है। इनकी एक रचना है निर्मला, तो निर्मला बहुत बार पूछा जाता है। निर्मला किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, याद रखिएगा। अब चेतन भगत, चेतन भगत की भाई पुस्तक तो इतनी बार पूछी गई है, इनकी याद रखने की क्या ट्रिक है? तो इनकी जो भी बुक है उसमें आप याद रखिएगा नंबर जरूर आएगा। जैसे इनकी सबसे पहली पुस्तक 2004 में आई थी, 5 पॉइंट समवन, तो इसी पर आप मूवी भी देखे होंगे, 3 इडियट बनी हुई है। तो 5 पॉइंट समवन इनकी सबसे पहली पुस्तक है, 2004 में आई थी। मूवी 3 इडियट इस पे बनी हुई है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, यानी 3 मिस्टेक की बात कर रहे हैं जीवन की। टू स्टेट, ये क्या है? टू स्टेट है। उसके बाद अगर बात करें तो एक पुस्तक है 400 डे, इसमें भी आप देखेंगे नंबर आएगा। द गर्ल इन रूम नंबर 105, इसमें भी नंबर आ रहा है। वन इंडियन गर्ल, इसमें भी नंबर आ रहा है। हाफ गर्लफ्रेंड, इसमें भी नंबर आ रहा है, इसमें मूवी भी शायद बनी है। रिवॉल्यूशन 2020, इसमें भी नंबर आ रहा है। वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर है, मैरिज नहीं है। जैसे अरेंज मैरिज अपने यहाँ होता है, बाद में वो मर्डर की तरफ बढ़ जाता है, तो उसी पर लिखा हुआ है। तो वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मैरिज नहीं है, वन अरेंज्ड मर्डर है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज नहीं है। यहाँ पर टू स्टेट आपको याद रखने की जरूरत है, टू स्टेट। तो चेतन भगत की सबसे फेमस जो पुस्तक है 5 पॉइंट समवन है। लगभग सभी पुस्तक इनकी पूछी गई हैं, तो ऐसा कोई इग्नोर करने वाला नहीं है, ये भी जरूरत है। वन नाइट द कॉल सेंटर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बहुत बार पूछा गया है। टू स्टेट पूछा ही गया है। वन अरेंजमेंट, ये भी पूछा गया है। 400 डे, ये भी पूछा गया है। द गर्ल इन रूम नंबर 105, ये भी पूछा गया है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये मैंने अभी यहाँ पर बताया। वन इंडियन गर्ल, ये भी पूछा गया है। हाफ गर्लफ्रेंड पूछा ही गया है। चेतन भगत रिवोल्यूशन 2020, ये भी पूछा गया है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हिंदी साहित्य में फेमस, एक तरीके से हिंदी लिटरेचर में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो कुछ चीजें जैसे काव्य संग्रह, इनकी जो उपन्यास है आप ये याद रखिएगा, जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। और इनका एक काव्य संग्रह अनामिका। तो बस इतना ही अगर आप याद रखते हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। कहानी लिल्ली, चतुरी, चमार, प्रबंध मध्य, मतवाला सुधा, राम की शक्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ है और सरोज में थी। तो यही आपको उपन्यास याद रखना है, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, और एक कहानी संग्रह अनामिका, बस। हरिवंश राय बच्चन की कुछ कृतियां हैं, जैसे मधुशाला, बहुत ज़्यादा फेमस है, 1935 में आई थी। मधुशाला के बाद फिर मधुबाला आई 1936 में। उसके बाद मधुकलश आई 1937 में। तो क्रम से याद रखिएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला फेमस है, आप जानते भी होंगे, बहुत बार सुने होंगे। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। 35, 36, 37 में इन्होंने लिखा। काव्य संग्रह है, ये पोएट्री कलेक्शन है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये देखिए इनकी जो बायोग्राफी है 4 भाग में है। तो 1969 में इन्होंने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं। हाँ, ये बात है भी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें जो याद करने लायक नहीं होती वो याद रहती हैं, जो याद करना है पढ़ाई तो वो याद रहता नहीं। तो ये खुद ही प्रश्न अपने आप से कर रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं। एक
1970 में इनकी एक रचना है नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो नीड़ का निर्माण फिर ये बहुत फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा, ये शायद 10th या 11th में ये दिया भी गया है। बसेरे से दूर 1977 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो ये चारों क्या हैं, ये बायोग्राफी में आती हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान। मधुशाला सबसे फेमस है, आपको वही याद रखने की जरूरत है, बाकी आप भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी मतलब अगर कंपाइलेशन देखेंगे तो जो ऑटोबायोग्राफी है वो है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, यानी 4 उधर रचनाएं जो इन्होंने किया था, इधर चारों भाग सब चीज को मिलाकर जैसे एक रचना जो लिखा गया है वो है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी क्या है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। याद रखिएगा, जैसे अमिताभ बच्चन से याद रख लीजिएगा कि ये दोपहर में ही मूवी शूटिंग करते हैं, इसलिए उन्होंने लिख दिया है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन। जवाहरलाल नेहरू की कुछ रचनाएं हैं जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यानी ये एक तो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि भारत की खोज क्या है, कैसे हुई, कहाँ से आया भारत। उसके बाद विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो विश्व इतिहास की झलक यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इनकी जो जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है वो है मेरी कहानी यानी एन ऑटोबायोग्राफी। और एक इनका लेटर का कलेक्शन है, बहुत ही बार पूछा गया है कि लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये अपनी पुत्री जो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी को जो भी लेटर लिखे हुए हैं उसी का कंपाइलेशन है। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम यानी लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो याद रखिएगा, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा गया है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा गया है, ऑटोबायोग्राफी इनकी खुद की आत्मकथा है, और पत्र संग्रह। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो सत्य किसान मेरे प्रयोग, ये पुस्तक भी मेरे पास रखी हुई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इंग्लिश में क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पूरी सच्चाई इन्होंने लिखा है, जो भी इन्होंने अपने जीवन में जिया है, जो भी करा है, उसी को लोग पढ़कर इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। 1927 में इनकी आत्मकथा लिखी गई है। प्रमुख और पुस्तक है जैसे हिंद स्वराज, इनकी एक पुस्तक है, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो ये भी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो हिंद स्वराज बहुत बार पूछा गया किसकी पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। पत्रिकाओं की बात करें तो इन्होंने 3 पत्रिकाएं भी जारी किया था, जैसे यंग इंडिया, थोड़ा सा टेक्स्ट एरर है लेकिन आपको जो मेन है वही याद रखना है। यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी। नवजीवन और हरिजन। तो हरिजन, जैसे बहुत सारे लोग हरिजन जो पत्रिका थी उसको सोचते हैं कि वो भीमराव अम्बेडकर की थी, लेकिन हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी की थी, ये चीज याद रखिएगा। तो हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। संकलन की बात करें तो इन्होंने गीता माता पे टीका लिखा हुआ है, सर्वोदय एक तरीके से स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में इनकी बायोग्राफी है, वो चीज़ आपको याद रखना सबसे ज़रूरी है। बाकी हिंद स्वराज, इधर जो पत्रिका, ये पत्रिका है, पुस्तक नहीं है। यंग जैसे पत्रिकाएं जैसे साप्ताहिक पत्रिका निकलती है तो उसी हिसाब से ये भी था। तो यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। अब भीमराव अम्बेडकर की हम कुछ पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर की जैसे कास्ट पर आधारित कुछ पुस्तक है, जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का विनाश। तो जाति व्यवस्था का खंडन के बारे में ये बहुत बार पूछा जाता है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है। द अनटचेबल, मैंने अभी इसके पहले जो बताया था कि अनटचेबल, द अनटचेबल नहीं, जो केवल अनटचेबल था वो मुल्कराज आनंद की पुस्तक थी। तो द अनटचेबल किसकी है, तो द अनटचेबल भीमराव अम्बेडकर की है। हु वर द शूद्र, शूद्र कौन है।
इस पर आधारित फिल्म भी बनी हुई है, जातियों का विनाश यानी शूद्रा कौन है, ये खुद प्रश्न कर रहे हैं, कौन शूद्र है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मैंने बताया ही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रा, द अनटचेबल, ये तीनों पुस्तक जाति पर आधारित है। बाकी कुछ और पुस्तक हैं जैसे बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध पर और उनके बुद्ध और धम्म पर आधारित एक पुस्तक है। ये अंतिम में मतलब इसी के मतलब 1956 के आसपास ये पुस्तक लिखी गई है। इसी के बाद उनकी मतलब महापरिनिर्वाण भी हो जाता है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान है या भारत का विभाजन है। तो पाकिस्तान या भारत का विभाजन एक राजनीतिक विश्लेषण है। द सर्च फॉर द शूद्राज, यानी सर्च व शूद्रों की खोज। उसके बाद स्टेट एंड माइनॉरिटी, यानी राज्य एंड अल्पसंख्यक। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है कि वेटिंग फॉर अ वीजा किस, ये देखिए वेटिंग फॉर अ वीजा क्या है, इनकी बायोग्राफी है। तो कभी पूछे कि भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी क्या है, तो वेटिंग फॉर अ वीजा है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्पीचेज, तो एक संकलन है पूरा जो उन्होंने स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट में यानी संविधान सभा में, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन वेटिंग फॉर अ वीजा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रा, द अनटचेबल, ये द लगा है, ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो अनटचेबल होगा तो मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। बुद्धा एंड धम्मा, ये सब पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने स्लाइड भी लेकर आया। तो अनटचेबल जो है इसमें द नहीं लगा है, वो मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, और द अनटचेबल जो है वो भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। यहाँ पर मैंने बताया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बता चुका हूँ, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हाँ पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक उस स्लाइड में नहीं थी, तो कास्ट इन इंडिया यानी भारत में जाति, यानी जाति को लेकर इन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। और वो आज जो लोअर बैकग्राउंड के हैं वो खुद ही समझ रहे होंगे इनकी वैल्यू कितनी है। और इनके बिना भारत में जो निचली जातियों को जो सम्मान मिला है वो शायद नहीं मिल पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, संविधान सभा में बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। तो कास्ट इन इंडिया, कभी भी कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको न समझ में आए तो आप मार्क कर सकते हैं भीमराव अम्बेडकर अगर ऑप्शन में हो तो कास्ट इन इंडिया, हु वर द शूद्रा पहले वाली स्लाइड में था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये इकोनॉमिस्ट भी थे, ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ये इकोनॉमी पर भी बहुत सारी पुस्तक इनकी है। बहुत सारी क्या मतलब जो पुस्तक लिखी हुई है वो इकोनॉमी पे है, इकोनॉमी की भी अच्छी समझ थी इनको। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे ये जो स्पीच दी हुए हैं वो संकलन है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, अब सोचिए क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं कि गांधी और कांग्रेस ने अनटचेबल के लिए क्या किया है। तो ये सब पुस्तक बहुत फेमस है, इनकी याद रखिएगा। एक पुस्तक देखिए बुद्धा एंड धम्मा, तो वो पुस्तक है ही। एक पुस्तक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, तो ये पुस्तक भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स किसने लिखा, और बुद्धा एंड धम्मा, ये दोनों पुस्तक भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम भी इनकी एक रचना है। रनाडे, गांधी और जिन्ना, रनाडे, गांधी और जिन्ना, ये भी पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चित रहती है, पूछी भी जाती है कि रनाडे, गांधी और जिन्ना किसने लिखा है, तो वो भी उन्हीं ने लिखा है। वीजा की प्रतीक्षा यानी वेटिंग फॉर वीजा, ये बायोग्राफी है इनकी। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स अभी मैंने बताया यहाँ पर। राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा भी इनकी एक रचना है। काठमांडू का भाषण, ये काठमांडू में जो भाषण दिए हुए हैं उसका संकलन इसमें दिया गया है। और कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति यानी कास्ट इन इंडिया भी मैंने पहले भी बताया। अब भीष्म साहनी की कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है जानना जरूरी है, जैसे तमस, तमस बहुत बार पूछा गया, इनका एक उपन्यास है भीष्म साहनी का, तो याद रखिएगा तमस किसका है, भीष्म साहनी का एक उपन्यास है। बसंती भी इनकी एक रचना है, उपन्यास है। झरोखे भी, ये तीनों आपको याद रखने की जरूरत है।
मैया दास की माड़ी, ये भी शायद कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नाटक की बात करें तो कबीरा खड़ा बाजार में, ये याद रखिएगा। हनूस, मुआवजा, माधवी, बस ये कबीरा खड़ा बाजार में नाटक याद रखिएगा। बाकी हाँ, एक आपको अगर बायोग्राफी में बात करें तो आज के अतीत इनकी बायोग्राफी है, और इनके एक भाई थे, भाई का नाम क्या था, बलराज साहनी, वो फिल्म निर्देशक भी थे। तो मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये बलराज साहनी, इनके जो भीष्म साहनी के भाई थे, ये लिटरेचर में बहुत फेमस हुए, वो फिल्म में बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा उन्होंने लिखा है, और इनकी जो आत्मकथा है वो आज के अतीत है, याद रखिएगा। ये तमस सबसे फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है। बाकी सब तो कबीरा खड़ा बाजार में भी पूछा गया, याद रखिएगा। अब रामचंद्र गुहा, ये इतिहासकार हैं। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार हैं। इनकी जैसे पुस्तक क्या है, कौन कौन फेमस है, इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया, यानी गांधी से पहले, गांधी भारत से पहले और भारत गांधी के बाद। तो इंडिया आफ्टर गांधी, और ये पुस्तक कौन सी है, गांधी बिफोर इंडिया, यानी भारत से पहले गांधी और गांधी के बाद भारत। ये दोनों रचनाएं बहुत फेमस हैं। एक ये पुस्तक है गांधी वेलाल, वेलाल जो जिन्होंने दुनिया बदली। तो ये दोनों पुस्तक, गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, ये दोनों बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन की एक रचना है। एक रचना है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, यानी एक विदेशी मैदान का कोना, नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया है। ये दोनों पुस्तक पूछी गई हैं, एक ये और एक ये। पर्यावरण और समाज की बात करें तो एक चिपको आंदोलन पे इनकी पुस्तक है। निबंध की बात करें तो साहित्य अकादमी मिला किसको, लोकतंत्रवादी और असहमति रखने वाले, मार्क्सवादी के बीच में एक मानववादी, मार्क्सवादी के बीच में एक मानववादी। तो ये रचनाओं को आपको याद रखना है। देखिए, दो सबसे ज्यादा जरूरी है, गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी। बाकी सब नहीं भी याद है तो चल जाएगा। बिपिन चंद्रा की, ये भी हिस्टोरिकल, इनकी भी कुछ पुस्तक बहुत फेमस है। जैसे ये बार बार पूछा जाता है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारत का जो संघर्ष है आजादी के लिए, उस पर एक पुस्तक है बिपिन चंद्रा की, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बिपिन चंद्रा और रामचंद्र गुहा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, यानी गांधी के बाद भारत, और गांधी बिफोर, यानी इंडिया के पहले गांधी कैसे थे, तो उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए गांधी नहीं आ रहा है, इसमें इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आ रहा है बिपिन चंद्रा में। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बाद भारत कैसा है, तो इसमें गांधी नहीं आ रहा है। गांधी किस में आ रहा है, रामचंद्र गुहा। अब गुहा में ग है, तो यहां से याद रखिएगा, जब भी नाम देखेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसमें गांधी याद रखना है, गुहा में गांधी आएगा। लेकिन बिपिन चंद्रा में जब ग नहीं आ रहा है तो इसमें गांधी नहीं आएगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इनकी एक पुस्तक है। एसे ऑफ कंटेम्पररी इंडिया, तो ये पुस्तक सबसे ज्यादा फेमस है। और ये दोनों, तो दो दो पुस्तक दोनों में फेमस है। बाकी नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, ये भी मे भी कभी पूछा जा सकता है। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, लगभग स्लाइड खत्म है, बस 5-6 स्लाइड और है बस। तो कालिदास की जैसे महाकाव्य की बात करें, तो महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम बहुत फेमस है। अब देखिए, एक बार पूछा था कुमार संभवम में क्या है, अब इसलिए इमेज अगर आप थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, तो आप अपने आप कर पाएंगे। तो रघुवंशम भगवान राम से संबंधित है, कुमार संभवम भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है।
तो ये महाकाव्य हैं, इपिक्स हैं। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी और मालविकाग्निमित्र। तो ये क्या है, नाटक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम आपको याद रखना है। उसके बाद विक्रम उर्वशी याद रखना है और मालविकाग्निमित्रम याद रखना है। देखिए बाई चांस आपको महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य नहीं याद है लेकिन रचनाएं याद है तो फिर भी काम चल जाएगा। ये नहीं पूछा जाता कौन सा इसमें नाटक है क्या है, कभी पूछा जा सकता है। नॉर्मली पूछा तो नहीं गया है। ये पूछा गया कुमार संभवम में क्या है, तो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। रघुवंशम तो रघु से संबंधित है, भगवान राम से। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, इसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम यानी शकुंतला एंड द रिंग ऑफ शकुंतला सो द रिंग, तो यानी शकुंतला और उस रिंग से संबंधित कुछ कहानी है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहारम। देखिए सब में म आ रहा है, म, तो कभी मे भी अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो तो वहां पर थोड़ा बहुत इलिमिनेट हो सकता है। मेघदूतम और ऋतु संहारम ये भी खंड काव्य इन्हीं की रचना है। तो रघुवंशम, कुमार संगम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। जसवंत सिंह की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जिन्ना भारत विभाजन और स्वतंत्रता 2009 में इनकी एक रचना आई। यानी विभाजन पर विवादास्पद इन्होंने दृष्टिकोण दिया, इसलिए इनको भाजपा से निकाल भी दिया गया था उस समय, यानी एक तरीके से पॉलिटिशियन है। तो जसवंत सिंह की पुस्तक जो है जिन्ना और विभाजन, तो जिन्ना एंड पार्टीशन इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा ये। मेमोयर की बात करें तो अ कॉल टू ऑनर 2006 में, यानी पोखरण और कंधार हाईजैक और विदेश नीति पर इनकी एक मेमोयर है, यानी एक संस्मरण है। तो अ कॉल टू ऑनर 2006 में इन्होंने लिखा था। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति की अगर बात करें तो डिफेंडिंग इंडिया इनकी एक पुस्तक है, 1999 में इन्होंने लिखा था। भारत की सुरक्षा चुनौती और सैन्य सुधारों का व्यापक विश्लेषण। एक पुस्तक है इंडिया एट रिस्क, एक पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी और ट्रैवल इन ट्रांसऑक्सियाना। तो ये भी पुस्तक बहुत बार पूछा गया है कि ट्रैवल इन ट्रांसऑक्सियाना, ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। जिन्ना एंड पार्टीशन, देखिए जो विवादित है वो तो नॉर्मली पूछा ही जाता है, बाकी अ कॉल टू ऑनर, डिफेंडिंग इंडिया ये बहुत कम बार पूछा गया है। इंडिया एट रिस्क ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, और ट्रैवल इन ट्रांसऑक्सियाना ये तो बहुत बार पूछा गया है। लियो टॉल्स्टॉय की कुछ बुक हैं, जैसे अन्ना करेनिना एंड वार एंड पीस, ये दोनों पुस्तक बहुत फेमस है। तो एक आपको ये याद रखना है, एक याद रखना है, अन्ना करेनिना, वार एंड पीस। द डेथ ऑफ इवान लिरिक ली, देखिए क्या है, ये रशियन राइटर है तो नाम भी उसी हिसाब से होगा, इवान इलीच। और क्रेतचर सोनाटा, तो ये नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया, ना याद रखने की जरूरत है। ये वार एंड पीस बहुत बार पूछा गया, अन्ना करेनिना बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। अब स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तक है, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये आपको याद रखना है, चारों एक तरीके से कंपाइलेशन, जब आप कभी बुक मंगाएंगे भी तो चारों का कंपाइलेशन आता है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवत गीता में इन्होंने कुछ लिखा है, अपनी व्यू दिया है। पावर्स ऑफ द माइंड, यानी माइंड की क्षमता क्या है। टू द यूथ ऑफ इंडिया, इन्हीं के याद में आप देखिए 12 तारीख 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यूथ डे भी मनाया जाता है। 1863 में इनका जन्म हुआ था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉरी। उसके बाद एक पुस्तक है मेडिटेशन और टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और उसके बाद ये मेडिटेशन। तो ये आपको याद रखना है पांचों इसमें। एक पुस्तक है गुरु शिष्य संवाद,
ध्यान मेडिटेशन मैंने पहले भी बताया। मैं कौन हूं, हु एम आई, ये पुस्तक भी बहुत बार पूछा गया है। और युवकों उठो और जागो, अराइज अवेक, तो ये भी पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। मैंने भी भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, राज योग बताया, कर्म योग बताया। मेडिटेशन बताया जो ध्यान से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद हिमसेल्फ, ये कम पूछा जाता है। टीचिंग और स्वामी विवेकानंद नाम में है। विवेकानंद मास्टर, माई मास्टर, ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया। माई मास्टर किसने लिखा है, तो वो भी विवेकानंद की पुस्तक है। अब यहां पर एक पुस्तक पूछी जाती है अर्निस्ट हेमिंग्वे की। अब देखिए अर्निस्ट हेमिंग्वे की जो पुस्तक है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे द सन आल्सो राइजेज, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका में आप देख रहे हैं सूर्य भी निकला है, तो द सन आल्सो राइजेज याद रख सकते हैं। ग्रीन यानी जियोग्राफिकल वे में देखेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी समुद्र है, इसमें सन है, इसमें ग्रीन हिल्स है। उसके बाद इसमें क्या है, इन आवर टाइम, तो ये तीनों देखेंगे जियोग्राफिकल नाम ओरिएंटेड है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी याद रख सकते हैं, द सन आल्सो राइजेज, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये तीनों अर्नेस्ट हेमिंग्वे पुस्तक है। बाकी द फेयर विलम ये भी जरूरी है याद रखना, और इन आवर टाइम। बाकी फ्रॉम होम द बिल ये नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन आल्सो राइजेज, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, इन आवर टाइम, एंड द फेयर विल सॉन्ग। अब देवदत्त पटनायक, अभी मैंने पहले देखा अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी की राम पुस्तक, इमोर्टल ऑफ मेलुहा, सीता, रावण, ये सब पुस्तक स्पिरिचुअल पे थी। उसी प्रकार इनकी भी जो पुस्तक है देवदत्त पटनायक की, तो देवदत्त पटनायक की जैसे पुस्तक ये भी लगभग देखेंगे लगभग सब स्पिरिचुअल पे होगी। तो श्याम, भागवत गीता में श्याम, द बुक ऑफ राम, यानी श्याम है, इधर राम है, इधर ईडन है, ये क्रिश्चियनिटी पे इन्होंने पुस्तक लिखा है। तो लगभग सब धर्म पर आधारित पुस्तक, जैसे द सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा, सेवन सीक्रेट ऑफ गॉडेस, सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु, सेवन सीक्रेट ऑफ हिंदू कैलेंडर आर्ट, तो ये सेवन सीक्रेट सीरीज है इनकी। विष्णु पे है, शिव पे है, गॉडेस पे है, हिंदू पे है। उसके बाद सीता, यानी एन इलुस्ट्रेशन रिटेलिंग ऑफ रामायणा, सीता पे इन्होंने पुस्तक लिखा है। देवलोक पे, यानी ऊपर वाली दुनिया, यानी सब ऊपर वाली दुनिया के ये पुस्तक जो भी इनकी रचनाएं वो सब ऊपर वाली दुनिया संबंधित है। तो ये देवलोक पर पुस्तक लिखे हुए हैं। उसके बाद शिखंडी पे इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया था एक बार, कि मिथ एंड मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी, कि मिथ है या मिथ्या है, डिकोड करना है हिंदू माइथोलॉजी को कि सच क्या है। और द प्रेग्नेंट किंग इनकी एक नॉवेल है, यानी किंग यहाँ पर प्रेग्नेंट है दिखाया गया है। तो आप जितनी भी पुस्तक इनकी देवदत्त पटनायक की देख रहे हैं सब में क्या है, एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन में, जैसे श्याम हो गया, बुक ऑफ राम, ईडन हो गया, क्रिश्चियनिटी बेस है, यानी धार्मिक पुस्तक है। शिवा, गॉडेस, विष्णु, हिंदू, सीता, देवलोक, शिखंडी, मिथ एंड मिथ्या, प्रेग्नेंट किंग। अब देखिए बाहुबली एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये जैनिज्म पर आधारित है, 63 इनसाइट्स इनटू जैनिज्म, देवदत्त पटनायक की ये भी पुस्तक है। फेथ, ये भी इनकी पुस्तक है। पिलग्रिम नेशन, यानी तीर्थ यात्री वाला जो देश है, तो लगभग सब रिलीजियस पुस्तक है। तो बस आप कभी भी जैसे कंफ्यूज होइएगा तो याद रखिएगा कि देवदत्त पटनायक जो है वो रिलीजियस ओरिएंटेशन में अपनी रचनाएं करते हैं। अब बात आ रही है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ रचनाएं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, जैसे एक इग्नाइटेड माइंड, बहुत बार पूछी गई पुस्तक। उसके बाद एक पुस्तक पूछी गई इंडिया 2020, कौन सी पुस्तक, इंडिया 2020। एक पुस्तक है द लाइफ ट्री, टारगेट 3 बिलियन,
अब यहां पर देखिए इग्नाइट माइंड है, यहां पर री इग्नाइट है। बियॉन्ड 2020, इंडिया 2020, तो ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, याद रखिएगा। इग्नाइटेड माइंड्स, री इग्नाइट, व्हाट कैन आई गिव, यानी मैं भारत को क्या दे सकता हूं, इंडिया 2020, बियॉन्ड 2020, द लाइफ ट्री, टारगेट 3 बिलियन। तो इंडिया 2020 बहुत बार पूछा गया, इग्नाइट माइंड पूछा गया, री इग्नाइट पूछा गया है। उसके बाद अगर कुछ पुस्तक फेमस है, जैसे यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ये भी पुस्तक पूछा गया है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, पाथवेज टू ग्रेटनेस, पाथवेज टू यानी ग्रेटनेस का रास्ता क्या है, ल्यूमिनस स्पार्क, फॉर योर फ्यूचर, लाइफ ट्री, बियॉन्ड 2020। तो बस आपको ये याद रखना है। एक दो पुस्तक और है, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इनके ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की। तो विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा, अग्नि की उड़ान हिंदी में इसको कहते हैं। एक पुस्तक इनकी टर्निंग पॉइंट, ये पुस्तक मेरे पास है भी। तो टर्निंग पॉइंट मैंने बहुत पहले लिया था, 6-7 साल पहले। तो टर्निंग पॉइंट याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर, पाथवे टू ग्रेटनेस, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, द लाइफ ट्री, इग्नाइटेड माइंड, ये सब इनकी फेमस पुस्तक है। बाकी सभी अगर आपको जो भी याद रहे तो ठीक ही है। हैरी पॉटर, और यानी जेके रॉलिंग की दो पुस्तक आपको याद रखने की जरूरत है। एक है हैरी पॉटर, ये बहुत फेमस सीरीज है, बहुत ज्यादा चली भी थी। और ये जेके रॉलिंग, देखते क्या होता है ना जीवन में, जैसे सब लोग बहुत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे इनके भी जीवन में था। हैरी पॉटर जब रचना उन्होंने की थी तो बहुत उस समय क्रिटिसाइज भी किया गया था, बाद में ये बहुत ज्यादा सीरीज चली, पूरी दुनिया में नंबर 1 तक पहुंची। तो द टेल्स ऑफ बीडल्स एंड द बार्ड, ये भी रचना जेके रॉलिंग की है। द टेल्स ऑफ बीडल्स एंड बीडल्स द बार्ड और हैरी पॉटर। बाकी ये रॉबर्ट गैलब्रेथ की रचना है, द इंक एंड ब्लैक हर्ट। नॉर्मली याद नहीं रखना है, ये दोनों याद रखने की जरूरत है। बस 2 स्लाइड और है, बस खत्म हो रहा है। तो रोल्ड डहल, ये देखिए क्या है ना कि ये इनकी जो भी रचनाएं लगभग आप देखेंगे तो कार्टून, जो कार्टून ओरिएंटेड है, यानी बच्चों के लिए लगभग जैसे लिखते हैं। तो रोल्ड डहल की जैसे फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, यानी लोमड़ी क्या है यहाँ, फैंटास्टिक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए रचनाएं तो बहुत हैं इनकी, लेकिन जो पूछा गया या पूछा जा सकता है उसी को याद रखना है। जैसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये पूछा गया है सीजीएल में। उसके बाद रोल्ड डहल, मटिल्डा, ये नहीं पूछा गया है। जिराफ, ये भी नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, तो ये भी आपको याद रखना है और ये याद रखना है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, बॉयज बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। लास्ट स्लाइड, भारत के जो 6 दर्शन हैं उसको कैसे याद रखना है। जैसे न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो योग दर्शन आपको याद होगा, पतंजलि बाबा रामदेव आपका नाम सुने ही होंगे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। तो इसमें तो कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद ही होगा जहां तक है। सांख्य, अब न्याय दर्शन, अब आपको इस प्रकार से विजुअल इमेज करना है कि न्याय दर्शन किससे संबंधित होगा। तो हम्म, तो यहाँ पर जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने इसको लिखा है। न्याय कौन दिलाएगा, आपको इस प्रकार समझना है कि गौतम बुद्ध न्याय दिलाएंगे आपको, यानी बुद्ध की फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तो आपको न्याय के बारे में कुछ पता चलेगा। तो उसी हिसाब से याद रखना है कि गौतम ही न्याय दिलाएंगे, गौतम बुद्ध न्याय दिलाएंगे। तो वहां से गौतम, महर्षि गौतम, वो गौतम बुद्ध नहीं है, महर्षि गौतम यहाँ पर है, वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं।
सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य में संख्या आएगा 1 2 3 4 5। और मान लीजिए आपके एक टीचर थे, उनका नाम कपिल था, वो क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो आपके टीचर का क्या नाम था? कपिल। कपिल क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स यानी संख्या पढ़ाते थे। तो कपिल का संबंध किससे होगा? सांख्य दर्शन से होगा। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को कैसे याद रखना है कि वादरायण का उत्तर, यानी पूर्व मीमांसा, यानी जो पहले मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा, जो बाद में है तो उत्तर मीमांसा। तो जो बाद में आए वो क्या है? उत्तर मीमांसा। उत्तर का मतलब बाद में होता है। जैसे आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो ऋग वैदिक पहले आता है, उत्तर वैदिक बाद में आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा बाद में आया है, तो इसलिए इसको बादरायण आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? बादरायण ने इसको लिखा है या इसके प्रवर्तक हैं। और जो पूर्व मीमांसा है, तो पूर्व मीमांसा में क्या है? जैमिनी आपको याद रखना है। तो पूर्व मीमांसा में जैमिनी। और वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो वैशेषिक में देखिए यहाँ पर कड़ के बारे में बात की गई है। तो वैशेषिक दर्शन कड़ाद से संबंधित है, इसके प्रवर्तक महर्षि कड़ाद हैं। पूर्व मीमांसा का संबंध किससे है? जेमिनी से है। आप गूगल का जेमिनी यूज करते होंगे, तो गूगल के जेमिनी पर जाकर आपको सर्च करना है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। आप सर्च करिएगा, याद भी हो जाएगा आपको। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब बाद में, तो बादरायण हो जाएंगे। इसी को हम वेदांत भी कहते हैं। वैशेषिक दर्शन कड़ाद के संबंधित है, यानी कड़ से संबंधित है, तो इसको कड़ाद ने लिखा है। बस आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पूरा कंप्लीट लेक्चर एक बार में देखें? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कितनी चीज़ इसमें याद हुई, एक बार देखिए इस पीपीटी को जाकर टेलीग्राम पर रिवाइज जरूर करिएगा, तभी आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। एक बार जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ते ना, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहती। अगर एक बार आज ही रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें आज या कल तक में तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। जो छूटा हुआ बुक होगा उसको मैं पूरे पीवाईक्यू को उसमें कवर करूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।